चलो फर्स्ट क्वेश्चन, मेघराज एंड कंपनी, मेघराज एंड कंपनी wish to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and the neighboring states of Delhi and Haryana. क्या समझा आप तक? मेघराज एंड कंपनी जो कहाँ बेस्ड है, उनका बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इज पंजाब। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, बोलो जल्दी। पंजाब एंड नेबरिंग स्टेट्स दिल्ली हरियाणा। कहीं ऐसा बोला कि दिल्ली हरियाणा में भी इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है? नहीं। क्वेश्चन बोलता है कि ये लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे पंजाब से नेबरिंग स्टेट्स में, यानी दिल्ली और हरियाणा में, क्या रेडीमेड गारमेंट। ठीक, हमें क्या करना है, काइंडली स्टेट as to what is the taxable limit under GST, leviability of GST, CGST, SGST and IGST on the same। क्या पूछा क्वेश्चन, समझो अच्छे से, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन टैक्सेबल लिमिट, मतलब कि ट्रांजैक्शन सप्लाई कब कहलाएगा, एट व्हाट पॉइंट ये सप्लाई बन चुका है, एंड क्या हमने जीएसटी लेवी करना चाहिए, सीजीएसटी लेवी करना चाहिए, एसजीएसटी लेवी करना चाहिए या आईजीएसटी, आपसे पूछे। सो क्या लगता है, रेडीमेड गारमेंट बिजनेस कमेंस के आप सप्लाइंग व्हाट, रेडीमेड गारमेंट्स। सो इसका आंसर करने के लिए तुम क्या करोगे, मैं चाहता हूं इसका आंसर कुछ इन पॉइंट फॉर्म में जाए। सॉल्यूशन 1, सबसे पहले गुड्स को डिफाइन करो। बोलो गुड्स का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, गुड्स मींस एवरी लाइन ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी अदर देन म्युनिसिपैलिटीज इंक्लूडिंग गोइंग टू एक्सपोर्ट थिंग्स अटैच्ड। ये जो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग में तुमने 5 आइटम बोले, उसका तो कोई बात ही नहीं आप इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन प्योरली रेडीमेड गारमेंट बोला है, तो वो मूवेबल है कि नहीं है, है। तो गुड्स की डिफाइन करने का, गुड्स को डिफाइन करने के बाद एक लाइन डेफिनेशन डालने के बाद सेकंड लाइन में बोल देना कि रेडीमेड गारमेंट, बोलो रेडीमेड गारमेंट इज अ गुड्स, बराबर है। सप्लाई भी होना चाहिए, सप्लाई तब बोला जाता है जब इट इज फॉर अ कंसीडरेशन एंड इट इज फॉर अ बिजनेस। तो ओनली मैं चाहता हूं कि सेकंड पॉइंट में तुम सेक्शन 7(1)(a) को एक्सप्लेन करें। क्या एक्सप्लेन करेंगे, सेक्शन 7(1)(a), बाकी लाइन नहीं लिखने का, हम पूरा सेक्शन जानते हैं, पूरी सीरीज जानते हैं, सारी सब क्लॉजेस जानते हैं। क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक क्लॉज का बनेगा तो उस स्पेसिफिक क्लॉज वाला ही तुमको प्रोविजन लिख के आएगा। सो सेक्शन 7(1)(a) बताता है हमको टैक्सेबिलिटी, क्या बताता है, टैक्सेबिलिटी जब उसका सप्लाई होता है एज पर 7(1)(a) तब वो टैक्सेबल होता है। सो व्हाट सेक्शन 7(1)(a) से सप्लाई होना चाहिए, हां हो रहा है क्वेश्चन, इट इज फॉर, बोलो इट इज फॉर कंसीडरेशन एंड बोलो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो वाली 7(1)(a) की लाइन लिखते हैं, लिखा सिंगल लाइन, एंड यही तुम्हारी क्या है, बोलो टैक्स। फिर उसने पूछा है लेवी हमसे, क्या पूछा है, बोलो लेवी। सो उसमें भी थोड़ा सा डिफाइन कर देना कि व्हेन सप्लाई इज इंटर स्टेट सप्लाई, सप्लाई इज इंटर स्टेट सप्लाई, वी डू चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्या चार्ज करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। एंड इफ सप्लाई इज इंटर स्टेट सप्लाई देन वी डू चार्ज जीएसटी, चार्ज करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, मतलब इस गिवन केस के अकॉर्डिंगली आंसर, जैसे ये जो अपनी कंपनी है पंजाब में प्लेस ऑफ बिजनेस, बोलो जल्दी। सो वन लाइन फॉर विदिन पंजाब जो माल बेचेंगे, विदिन पंजाब जो माल बेचेंगे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है। एक और लाइन, एक और पैराग्राफ करके बोल देना, ये लोग नेबरिंग स्टेट्स में भी माल बेच रहे हैं, पंजाब से लोग नेबरिंग स्टेट में भी माल बेच रहे हैं। सो जो माल उन्होंने नेबरिंग स्टेट्स को बेचा वो बच जाएगा इनका इंटर स्टेट सप्लाई, फिर उसके निकाला जाएगा। दिस इज फुल फ्लेश क्वेश्चन।
गुड्स डिफाइन किया, सेक्शन 7 मैंने बता दिया, लेवी क्या होता है समझा दिया, एंड उसके बाद केस वाला आंसर अभी भी है। 11 में तुम है कि मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में फुल सब कुछ, ठीक है, मैं कंटेंट बताना एट व्हाट पॉइंट यू हैव टू राइट दैट। डन। इसके लिए मैं बोल रहा हूं एक चीज बात होनी चाहिए, गुड्स की डेफिनेशन मालूम नहीं लिख नहीं पाओगे, 7 मैंने मालूम नहीं ठीक से फ्रेम नहीं करने आ रहा लिख नहीं पाओगे, समझो अच्छे। दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 2। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2 क्या करते हो, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है कहां पे, दिल्ली, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, एंड इज प्लानिंग टू ट्रांसफर क्या ट्रांसफर की सप्लाई कहना था, हां सप्लाई इज ऑल अबाउट, उसमें ट्रांसफर नहीं बढ़ता आधा आधा, लेकिन किसको ट्रांसफर, प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू हिज ब्रांच जो रजिस्टर्ड वेस्ट बंगाल में है। ये जो दामोदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये कहां रजिस्टर्ड है, दिल्ली, और इनकी ब्रांच कहां रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल। दो डिफरेंट स्टेट, एक ही कंपनी, एक समझो हेड ऑफिस बोलो एक समझो ब्रांच बोलो, हेड ऑफिस लोकेटेड इन द दिल्ली whereas branch is registered in West Bengal। जब एक ही बिजनेस का मल्टीपल ब्रांचेस है और वो डिफरेंट स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, सो रजिस्ट्रेशन चैप्टर से मैंने एक लाइन बताई थी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इज अ स्टेट स्पेसिफिक, मतलब इन्हें इस दिल्ली ब्रांच के लिए वेस्ट बंगाल से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और अपने कंपनी के नाम से दिल्ली से रजिस्ट्रेशन लिया भी नहीं। सो जब एक ही कंपनी अपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले लेती है तो गवर्नमेंट इस एक कंपनी को एक मानती है कि डिफरेंट मानती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट। हिट हो रहा है कैसे चलना है समझना है आगे, विदाउट एनी कंसिडरेशन, क्या बोला है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। यहां तक क्वेश्चन पढ़ के तुमको किस चीज की वो आती है, शेड्यूल 1 7(1)(c) में जो लिखा है शेड्यूल 1 उसके बारे में जो क्वेश्चन डेटा है विदाउट कंसीडरेशन का बात, ये विदाउट कंसीडरेशन में 7(1)(c) है। सो 7(1)(c) में जो 4 एंट्री बन जाते हैं उसी में से इधर एक कवर होगा, सो दैट गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच, मतलब ये दिल्ली से माल अपने वेस्ट बंगाल ब्रांच में इसके लिए बेचता है ताकि वेस्ट बंगाल ब्रांच के कस्टमर्स को वेस्ट बंगाल ब्रांच माल बेच सके। डन। ओके, कंपनी believes that transaction that will be undertaken by it would not qualify as supply as there is no consideration is involved। इनका कहना है कि कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं था, नो कंसीडरेशन इन्वॉल्व इज नो, ये कंपनी का दावा है, क्या बोलते हैं कंपनी, नो कंसीडरेशन नो सप्लाई। एक्चुअली कंपनी बोल रही है वो एज पर 7(1)(a) बोल रही है क्योंकि 7(1)(a) बोला था नो कंसीडरेशन नो सप्लाई नो बिजनेस नो, दो होगा तो ही सप्लाई, एक भी किसी के सप्लाई नहीं, शायद इन्होंने सिर्फ 7(1)(a) पढ़ा है, उस अकॉर्डिंगली बोल रहे कि सप्लाई नहीं है। असर्टेन वेदर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय द कंपनी टू इट्स ब्रांच वुड क्वालिफाई एज सप्लाई, ये हमें बताना है कि ये जो कंपनी ने अपने ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर किया है उसे सप्लाई बनाएंगे कि नहीं। कुछ आंसर तुम्हारे पास में है। सॉल्यूशन 2 किस पैरामीटर पे लिखेंगे डिस्कस कर, मुझे बता दो। पहला आंसर करो, कंक्लूजन तो बताओ, फाइनल कंक्लूजन वन लाइन आंसर मेरे को बता दो कि इसको तुम सप्लाई बनाओगे कि नहीं बनाएंगे। बनाएंगे, कोर प्रोविजन मालूम होंगे तो पता चलेगा कि बनाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बढ़ते बढ़ते बोला कि these are two distinct पर्सन, और हमने सेकंड या थर्ड इंटीरियर में पढ़ा है जब रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में स्टॉक का ट्रांसफर होता है और विदाउट कंसीडरेशन भी हो रहा है तो भी उसको सप्लाई बनाना है। सो यस इट इज सप्लाई, मतलब कंपनी का जो दावा है, कंपनी का जो कंडीशन है वो करेक्ट नहीं है, ये चीज अपने को आंसर पाना होगा। सो तुमने जैसे मुझे ऑनलाइन आंसर बताया इंस्टीट्यूट वैसा एक्सेप्ट नहीं है, क्या बैकग्राउंड तुमने बनाया तब जाके ये आंसर हुआ, क्या दिमाग में तुम्हारे चीजें आई तब जाके आंसर हुआ, तो 7(1)(c) तुमने अच्छे तरीके से समझा है तब जाके इसका आंसर हुआ। तो सबसे पहले मैं चाहता है कि तुम डिफाइन करो इसको, डिस्टिंक्ट पर्सन, गुड्स को तुम डिफाइन करेगा आपने, गुड्स का गिवन बात है, गुड्स तो जा ही रहा है उसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ पे मेन बात किसकी चल रही थी, एक ब्रांच है एक कंपनी है, सो वी हैव टू डिफाइन कि उन दोनों को हम क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। क्योंकि समझो अच्छे से, या अगर तुम चाहिए तो ना सबसे पहले सेक्शन 7(1)(c) कोड,
क्या बोलो सेक्शन 7(1) सी जो क्या बोला था सप्लाई ट्रांजैक्शंस शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन की हुई बोलो कितनी एक्टिविटीज 4 एक्टिविटीज शेड्यूल 1 में मेंशन की हुई 4 एक्टिविटीज को हम सप्लाई बताते हैं इवन दो such transactions are made without consideration transaction deemed as supply even made without consideration ट्रांजैक्शन deemed as supply even made without consideration ऐसे कुल मिला के 4 ट्रांजैक्शन दिए ना ये तुम चारों मेंशन करो एज अ प्रोविजन चारों में क्वेश्चन बनाया गया नहीं किसी एक पे उसके बाद जिस पे बना है वो मैं बोलता हूँ डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस पे राइट डिस्टिंक्ट पर्सन वाला क्वेश्चन तो तुम बाद में क्या करना है यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन हमारे केस में डिस्टिंक्ट पर्सन वाली केस क्यों एप्लीकेबल होती है वो समझाने के लिए वी हैव टू राइट द डिस्टिंक्ट पर्सन का शॉर्ट में जैसे तुम्हें आए अपने ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्टिंक्ट पर्सन बोलो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ स्टेट स्पेसिफिक तो company has to take registration in Delhi and West Bengal. These two separate registration are distinct पर्सन क्या बोल रही है डिस्टिंक्ट पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन है ये वाली केस एप्लीकेबल होगी 7 से बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसीडरेशन होगा तो उसको क्या बनाने का सप्लाई बनाने का है इस केस में यही तो होगा बोलो वो केस लिख देना क्या क्या नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड में डीपीएल बोल देता ट्रांसफर किए क्या किए ट्रांसफर गुड्स टू इट्स ब्रांच ट्रांसफर किए गुड्स टू इट्स ब्रांच विदाउट कंसीडरेशन बोलना एज पर शेड्यूल 1 दिस क्वालिफाइड एज अ बोलो दिस इज क्वालिफाइड एज अ सप्लाई फिर एक लाइन ये भी लिख सकते हो कंपनीज कंटेंशन इज नॉट टेनेबल कंपनी का कहलावा था कि इसको सप्लाई नहीं कराना चाहिए बिकॉज ऑफ नो कंसीडरेशन गलत है दिस इज ऑफ वेक्टर 3 to 4 पॉइंट्स के अंदर तुम्हारा आंसर फ्रेम होना चाहिए पूरा का पूरा मेन आंसर का टच किया 716 शेड्यूल मालूम होना चाहिए क्या बोला था हमने ट्रांजैक्शन पीरियड सप्लाई गिवन मेड विदाउट कंसीडरेशन में 4 एक्टिविटी उन्होंने कवर की है 4 एंट्री जिसको तुम बोल सकते हो फर्स्ट वाज और जल्दी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ business on which ITC has been updated. On which ITC has been updated. तो डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन्स के बीच में कोई स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो भी उससे हमने क्या मानना है थर्ड हमने बोला प्रिंसिपल और एजेंट्स के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई होता है विदाउट कंसीडरेशन होता है तो हेडिंग में लिखा तूने जस्ट वो एंट्री एक्सप्लेन करनी लेकिन ऐसे ही प्रिंसिपल और एजेंट ट्रांजैक्शन एंड एट लास्ट पॉइंट बोलो इनपुट होना चाहिए सर्विसेज का होना चाहिए कंसीडरेशन तो है ही इसके लिए लिखा है बोलो जल्दी फॉर बिजनेस होना फ्रॉम रिलेटेड पार्टी पूरा एक बार मेंशन करो 716 क्या है एट दैट स्पेसिफिक जिस एंट्री को तुमने यूज करके आंसर किया उसको थोड़ा नीचे में समझा दिस इज हाउ योर सॉल्यूशन टू आंसर विल बी हेल्प Which we associate is engaged in the supply of taxable goods. बोलो which we associate is engaged in the supply of taxable goods. सब कुछ बोला सप्लाई है taxable goods का है
मतलब टैक्स तो जीएसटी तो लगाना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर, it requires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as a supply even if क्या बोलते हैं made without consideration। चल किसी बात सोच के बिजनेस है, ये ऑलरेडी अपने टैक्सेबल गुड्स को बेच रहा है, बट ये टैक्स एडवाइजर से अपने पूछ रहा है कि कभी मैं विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई करूं तो भी वो सप्लाई होगा क्या। सो हमें बोलते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ हमें एनिमलेट करने से एक्टिविटीज इन शॉर्ट ये पृथ्वी एसोसिएट्स का नाम लेके उन्होंने टाइम पास कर लिया, जान उसके बैकग्राउंड बना के व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। बोलो जल्दी, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे है क्या जो विदाउट कंसीडरेशन की सप्लाई बनता है? हाँ है, तो शेड्यूल 1 में 4 है जो अभी मैंने लिखे थे, वही उनको तुम्हें क्या करना है, प्रोविजन बोल के आंसर। तो बोलोगे यस देयर आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच क्वालिफाइड एज अ सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसीडरेशन एंड द लिस्ट ऑफ इट इज एज फॉलोज। एंड उसमें 1 2 3 4 करके चारों चीजें लिखी है। बेसिकली उन्होंने शेड्यूल 1 पूछना था, थोड़ा सा डायग्राम बना के पूछना चलेगा। नेक्स्ट, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज, ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कंपोजिट सप्लाई इज treated as, तुम्हें मालूम है कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई इज treated as supply of that particular goods or service which attracts the highest rate of tax। कंपोजिट सप्लाई मतलब वो सप्लाई होता है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स चार्ज हो जाता है बिल वैल्यू। बार बार बोलो, अपने आप को बता दो, मेरे को बता दो, क्या इनके लाइन सही है? नहीं। कंपोजिट सप्लाई में कौन सा वाला रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है? वो प्रिंसिपल सप्लाई का, प्रिंसिपल गुड्स या सर्विस। फॉर द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग द टैक्स लायबिलिटी एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये पूछा है वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट बताओ, इज दिस स्टेटमेंट इज वैलिड? नो। कैसे आंसर करोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड में आंसर तो है ही, बोलो 2 से 3 लाइन एटलीस्ट लिखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो क्या करोगे? सबसे पहले वो डायरेक्टली लिख दो स्टेटमेंट इज नॉट, लिखोगे स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, लिखा, ये इसको एक में लिख सकते हो, कोई इशू। कैसे, ऑन व्हाट बेसिस यू से स्टेटमेंट इज नॉट। तो इन्होंने जो लिखा है वो मिक्स सप्लाई का लिखा है। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, वो तो प्रिंसिपल गुड्स या सर्विसेज का रेट रख जाता है। सो वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई को एक्सप्लेन करो जो तुम जानते हो, बोलो मेरे साथ बोलो, व्हेन टू आर मोड सप्लाई दे आर नेचुरली कंडक्ट और सिंगल प्राइस of which one is principal other is if supply is classified। ये एक लाइन लिखी तुमने, समझे मीनिंग, बोलो एक्सप्लेनेशन दिया तुमने, फिर बोलो if supply is classified as a composite supply then rate of tax कौन सा होता है, जो प्रिंसिपल गुड्स या सर्विस उसमें है उस पे जो एप्लीकेबल रेट है वही पूरे वैल्यू पे लग जाता है। देन नहीं पूछा है तो भी आप एक्सप्लेन और बोलो मिक्स सप्लाई, क्या बोलोगे फिर, टू और मोर सप्लायर्स कम टुगेदर होगा सिंगल प्राइस एंड सप्लाई व्हिच इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। ये पहला एक्सप्लेन कर दिया तुमने मिक्स सप्लाई। इसके बाद तुमने क्या लिखना चाहिए, वो मिक्स सप्लाई है जिस केस में रेट ऑफ टैक्स कौन सा लग जाता है, कौन सा लग जाता है। और क्वेश्चन ने बोला था कि कंपोजिट सप्लाई में हाईएस्ट लग जाता है एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। आ रहा है क्वेश्चन नंबर थियोरेटिकल चैप्टर जो हमने किया सेक्शन 7, इसके आगे से थोड़ी इसके बाद अपन थोड़ा प्रैक्टिकल वाले चैप्टर शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिकल ये की क्वेश्चन किस 50 to 60 मार्क्स, 50 to 60% ऑफ द जीएसटी समझ लो प्रैक्टिकल में जाएगा, बट 40% कंपटीशन होता है जो तुम्हारा ये ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन है जो तुम्हें अगर वो लीगल कॉन्टेक्स्ट मालूम है तो अच्छे से लिख पाओ। रीजनिंग मैटर करती है, कैसे आंसर लिखना, जिसको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है ना, जो सिर्फ लेक्चर बैठा है पढ़ा है उसको डिटेल नहीं किया है, वो बंदा कंफ्यूजन लगा देगा, बट समझो उसके आंसर में वो होता है ना, वो वाले की पॉइंट्स नहीं हो सकते, वो वर्ड्स नहीं हो सकते जो उसने एक्सप्लेन करनी चाहिए 30 से। जब ये 3 से 4 पॉइंट पकड़ के जब तुम प्रॉपर्ली सब कुछ मीनिंग समझा के प्रोविजन समझा के आंसर कर रहे हो, 4 मार्क का है 5 मार्क का है पूरा मिलेगा। कहीं तो तुम कुछ मिस आउट कर दोगे, वहां पे कोई मार्क्स कटना शुरू।
ये लोग कितना लिखा उस हिसाब से मार्क्स देते हैं। क्या उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी आंसर में, जितनी कम दिखती जाएंगी उतने मार्क्स काटने शुरू, काटने के बाद बचेंगे उतने दे। तूने लिखे 4 पॉइंट में मिलेंगे 4 ऐसे, तेरे 4 पॉइंट में उनको जो चाहिए थे वो 3 पॉइंट मिसिंग है, तो 3 काटने 1 देंगे। समझो इस बात। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स को सप्लाई ऑफ गुड्स एक होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और एक होता है सप्लाई ऑफ सर्विस ना। ये लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब टाइटल का ट्रांसफर होना। क्या बोला है? टाइटल का ट्रांसफर होना, ओनरशिप ट्रांसफर। एंड या और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। बोलो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलने के लिए टाइटल ट्रांसफर होना चाहिए, बोला है। ये लोग एक एडिशनल पॉइंट बोलते हैं कि क्या पोजीशन भी नेसेसरी है क्या, एग्जामिन करो स्टेट पोजीशन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। मतलब मैं तुम्हारे नाम पे कोई गुड्स कर तो दिया, बेच तो दिया, बट अभी तक तुम्हारे पास वो माल पहुंचा नहीं है, पोजीशन अभी तक तुमको उसका दिया नहीं है। क्या रहता है तुमको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलने के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलने के लिए पोजीशन नेसेसरी है कि नहीं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल नेसेसरी है कि नहीं। हमने जब शेड्यूल 2 में पढ़ा था कि सप्लाई को आइदर एसओजी या एसओएस बनाएंगे, तो सप्लाई ऑफ गुड्स में ये वैल्यू क्या होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पोजीशन इज आल्सो नेसेसरी फॉर ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट एज व्हाट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो थोड़ा सा शेड्यूल 2 के बारे में डिस्कशन करके एसओजी और जानबूझ के एसओएस क्या होता है वो समझाएंगे। विजन के नाम पे पूरा पूरा एरिया समझा कि वो एसओजी किसको बोलते हैं, एसओएस किसको। सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब क्या करेगा, राइट टू यूज करेगा। एक्सप्लेन करने के बाद बोल देना कि यार द स्टेटमेंट इज वैलिड एज फॉर supply transaction to be classified as supply of goods, transfer of title and possession is a necessary। अच्छे से पढ़ना, बहुत भारी है। एग्जामिन करना है whether the following activities will amount to supply under the section 7 read the schedule। जब क्वेश्चन तुम्हें स्पेसिफिक बताया है कि we have to answer apply by applying schedule 1, तो बाकी कुछ मत सोचो, तुम्हें इन एबीसी को सप्लाई है या नहीं है ये बताना है, और वो 7 ए या बी से नहीं बताना है। क्या होगा आंसर ओनली में आते हैं शेड्यूल। तो क्या थी शेड्यूल, क्या था 7 सी, बोलो जल्दी। सप्लाई मेड विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई मेड विदाउट कंसीडरेशन क्वालिफाइड है। उसमें 4 आइटम थे, तो ये नीचे दिए हुए 3 केसेस, अगर उन 4 में फंस जाते हैं तो इसे विदाउट कंसीडरेशन होके भी सप्लाई बना लो। अगर इन 4 के अलावा कुछ और ही लिखा है तो फिर वो सप्लाई शेड्यूल के हिसाब से बनने वाला नहीं है। वो ए से हिसाब से बनता रहेगा, बी के हिसाब से बनता रहेगा, बट क्वेश्चन में अदर प्रोविजन अप्लाई करके क्वेश्चन करने बोला गया नहीं, कोई भी शेड्यूल का ध्यान रख के बता। पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 केस नंबर 1। कोई सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स है, हां कोई सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स है, इनकी एक फैक्ट्री है दिल्ली में, एक डेपो मुंबई में है। दिल्ली में फैक्ट्री, मुंबई में डेपो, ब्रांच बोले उसको। हाँ दिल्ली में फैक्ट्री, मुंबई में डेपो। बोथ these establishments are registered in the respect to states। इस कंपनी ने सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स ने अपने इन दोनों प्लेस ऑफ बिजनेसेस को बोलो जल्दी क्या कर दिया, रजिस्टर नहीं कर दिया इन द रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। मतलब ये एक ही एंटिटी के एक फैक्ट्री और एक डेपो जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन देके बैठे, बिकॉज़ वो सेपरेट स्टेट में लोग पड़े हैं, तो जल्दी बोलो क्या करना पड़ेगा। इनको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। शेड्यूल 1 में लिखा था, चारों में कहीं भी लिखा। फिनिश गुड्स आर सेंट, हम क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स सेंड करते हैं। फिनिश गुड्स आर सेंट मतलब ट्रांसफर। सप्लाई मतलब सेल होता है क्या, नहीं, सप्लाई मींस ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल इज वन ऑफ द फॉर्म्स। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीजिंग, ट्रांसफर, प्रिंटिंग, डिस्पोजल, बहुत सारा था। सेल इज आल्सो कवर्ड from his factory in Delhi to the Mumbai depot without consideration। किसी ने नहीं पढ़ा ठीक से बोलेगा अरे विदाउट कंसीडरेशन हो सकता है, नहीं ऐसा ऊपर एक अभी क्वेश्चन में भी बोला। ये जबकि ऊपर का पूरा जो माहौल है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं और एक ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन भी हो रहा है, तो भी इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सप्लाई, सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड इन द स्टोर फाउंडेड। सो बोला एज पर शेड्यूल इज इट सप्लाई,
यस इट इज। अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको आई है तुम क्या करोगे? पहले कॉमन पूरा शेड्यूल वन एक्सप्लेन। Following transactions are treated as a supply even made without the consideration 1 2 3 4 चार मतलब वन टाइम इक्वेशन लिखा एंड नाउ जस्ट केस ए का आंसर केस बी का आंसर केस सी का आंसर बोल के तुम क्या करोगे हमेशा ऊपर की वैल्यू से लिंक करके या डायरेक्टली आंसर कर दोगे एज पर अबव प्रोविजन बाय अप्लाइंग अबव प्रोविजन दिस इज सप्लाई यस दिस इज सप्लाई नो इट इज नॉट अ सप्लाई ऐसा खाली भी वन अंदर क्या कर दोगे आंसर अरे शेपा गामा इज एन आर्किटेक्ट चेन्नई बोलो रमन का आर्किटेक्ट है चेन्नई चेन्नई इस ब्रदर एक आर्किटेक्ट की बात चल रही है जो चेन्नई में है उसका भाई जो लंदन में रमन और उसका भाई अमन और उसका भाई रिलेटेड फंक्शंस का बात इसका बात चल रहा है रिलेटेड फंक्शन शेड्यूल में इनके लिए ये बातें थी जो लंदन में सेटल्ड है द इंपोर्ट कुछ तो होगा वो कुछ तो मतलब गुड्स होना चाहिए कि सर्विस होना चाहिए इज वेरी नॉन लॉयल लॉयल है तो थोड़ी अंदर से गुड्स फेंक के भेजेगा लॉयल है तो सर्विस ही देगा जो वो तो फोन कॉल भी ले सकता है बोलो आप रमन हैज टेकन लीगल एक्शन ले लिया इसने लीगल एक्शन रमन कौन है इधर चेन्नई का बंदा और बात कर पड़ो रमेश ने आर्किटेक्ट इन द रमन है चेन्नई का बंदा जिसने अपने भाई को होल लगा तो कहा बेटा है और वहां से उसने लीगल एडवाइस ले ली वहां से उसने लीगल एडवाइस ले ली दोनों रिलेटेड क्वेश्चन से आ रहे लीगल एडवाइस आई मतलब गुड्स आने की सर्विस आया सर्विस लंदन से आई मतलब इंपोर्ट है अब तक क्या जमा किया तुमने इंपोर्ट हुआ है सर्विसेज का हुआ है रिलेटेड पार्टी से हुआ है इंपोर्ट हुआ है सर्विसेज का हुआ है रिलेटेड पार्टी से हुआ है एक और वर्ड चाहिए बोलो क्या अगर ये बिजनेस के लिए होगा अगर ये लीगल एडवाइस बिजनेस के लिए होगी ना ये सब अगर बिजनेस के लिए नहीं होगा तो नॉट अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 शेड्यूल 1 को खाली हम उनको फोकस में रखते हैं सो सब कुछ मिल के आया है बस देखना है कि क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन ही तो होगा तो भी सप्लाई बोलते हैं विद रिगार्ड टू हीज फैमिली डिस्प्यूट्स फैमिली डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू फैमिली कितने भी पढ़े लिखो झगड़े फैमिली डिस्प्यूट क्या लिया उसने लीगल एडवाइस मतलब पर्सनल एडवाइस इट इज नॉट फॉर दिस शेड्यूल 1 अटैक होते रहे बस ये तो फैमिली डिस्प्यूट की जगह पे क्या होना चाहिए बिजनेस कुछ बोल देते हैं इसको सप्लाई बना देते हैं अभी तो क्या तुम्हें क्या लगता है इट इज सप्लाई नॉट इट इज नॉट सप्लाई इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज़ इट इज बिकॉज़ these services are reported for personal purpose for what personal purpose that is family disputes then तो इसका आंसर बन गया तुम्हारा नो नो इट इज नॉट अ सप्लाई सी में इसी को इसको आगे बढ़ाते हैं इसी केस को आगे बढ़ाते हैं वुड आंसर में डिफर if in the above case Raman has taken that advice ऊपर का पूरा केस इधर लगा लो ऊपर का सारा फैक्ट सेम है apart from की बिजनेस यूनिट चेन्नई के लिए उसने क्या ले ली एडवाइस यही तो एक था ना ये फैमिली डिस्प्यूट की वजह से सप्लाई नहीं बोला था लेकिन अभी तो उसने बिजनेस के लिए भी लिया किसका बिजनेस के वो एडवोकेट है उधर बैठा एडवोकेट का तो सर्विसेज देना लीगल एडवाइस देना बिजनेस ही है मैंने बोला था इंपोर्ट की इसमें रिसिपिएंट का बिजनेस देना इसका बिजनेस देना रिसिपिएंट क्योंकि टैक्स पे रिसिपिएंट है टैक्स पे कौन है रिसिपिएंट गवर्नमेंट से बैठ के जीएसटी नहीं भेजने So at both the cases, लोग क्या समझ बैठते हैं both the cases legal advice देने वाले को तो बिजनेस है वो तो एक एडवोकेट है उधर से नहीं सोचना हमें सोचना है किसका इंपोर्ट क्या इंपोर्ट का बिजनेस था नहीं पहले केस में फैमिली डिस्प्यूट था बिजनेस वाज मिसिंग सो नॉट अ सप्लाई बट सेकंड केस के अंदर इट इज अ सप्लाई बिकॉज़ इट इज एडवाइस इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पस तो हो जाएगा क्या वन लाइनर का एक्सप्लेनेशन एंड सप्लाई है तो ये उसको बताते जाना है ओके क्वेश्चन बस समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे आने हैं तो भी इसके ऊपर कमांड करना बहुत जरूरी है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग सप्लाईज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ तो क्या अब इस क्वेश्चन में कौन सा नॉलेज अप्लाई करना तुमको जिसके लिए पहले बैक ऑफ द पॉइंट स्टोरी बना ले सप्लाई गुड्स के लिए टाइटल जाना चाहिए रोल होना चाहिए सप्लाई सर्विस के लिए अगर ऐसी चीजें मेरे को देखी तो मैं अकॉर्डिंगली सप्लाई गुड्स या सप्लाई सर्विसेज बोल दूंगा
लेकिन अगर मेरे को कुछ इंच वाईफाई में से मिल जाता है, किसमें से? इंच वाईफाई में से, तो बिना सोचे उसको क्या बोल दूंगा? सप्लाई पढ़ते हैं, 4 एटर दिए। सबसे पहला रेटिंग ऑफ वाईफाई का है, बोले इट इज अ सप्लाई ऑफ ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। आगे तुम आंसर कैसे देते? भाई बताओ कि शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं? वन लाइनर एक्सप्लेनेशन इन योर ओन लैंग्वेज दे दिया, एंड फिर उसके बाद एबीसीडी डाल के जस्ट यू हैव टू राइट यस इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। दैट्स गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस असेट्स। क्या बोला? गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस असेट्स, कोई बिजनेस का असेट है जो ट्रांसफर किया गया है कैरिंग ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस में यूज होता था, ठीक है, एज so as no longer to form part of the process। बोलो ना, हमारे पास एक बिजनेस असेट था जो तुमने बेचा, डिस्पोज ऑफ किया, एंड अभी बस हमारा बिजनेस का पार्ट है नहीं। क्यों? जरा बताते हैं। सिंपल बोलो, सेल ऑफ बिजनेस। क्या सेल ऑफ बिजनेस असेट, इसको हमें क्या आंसर करना है? एसओजी है कि एसओएस है? एसओ सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? क्या है? एसओजी सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे असेट जाके बेचा, किसी को सर्विस दिया है, अपना असेट बेचा मतलब सर्विस दिया क्या? एक्टिव दिया क्या तुमने? बेच दिया ना असेट को, क्या बोलेगा इसको? ट्रांसफर ऑफ राइट, क्या बोलेगा? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। और क्लैरिटी दे दीजिए, तो बिना ओनरशिप ट्रांसफर किए तूने किसी को गुड्स का खाली यूज करने का क्या दे दिया? राइट दे दिया। बोले इसको क्या बनाओगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल in goods. The land agreement stipulates that property shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed। पहला क्या है? हम टाइटल तो देंगे गुड्स का टाइटल तो देंगे, लेकिन एक एग्रीमेंट बनाएंगे और फ्यूचर डेट में ये प्रॉपर्टी तुझे पास ऑन, जब मुझे फुल कंसिडरेशन बोलता है मिल जाए। मतलब एक एग्रीमेंट बना रहे कि फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करेंगे, और कैसा ट्रांजेक्शन करेंगे कि मैं तेरे को मेरे पास जो गुड्स है वो बेच दूंगा। बोले इसको एसओजी बनाए कि एसओएस बनाए? एसओजी जी टाइटल ही देना है ना। मैं ऐसा राइट टू यूज दे रहा हूँ क्या? आज पैसा बोला क्या कि चल आज के लिए 2 महीने के लिए तू टेम्पररी यूज करने के लिए ले जा, एंड जब पैसा देगा तब मैं तेरे को बेच दूंगा, ऐसा बोला क्या? नहीं, बोलता है आज एक ऐसा एग्रीमेंट बनाता है कि इन फ्यूचर में तेरे को इसका ये गुड्स जो मेरे पास है वो पास ऑन करूंगा जब तक मेरे को कंसिडरेशन देगा। बोलो व्हाट इज टू बी क्लासिफाइड एज एसओजी। सप्लाई की मेरे को लाइन है गाइस 7 में नहीं की। सप्लाई की सॉल्व फॉर्म सप्लाई मेड और एग्री टू बी, सो वो एक लाइन है लिख के आ जाओ जब तक काम हो जाएगा तुम्हारा। बोलो जल्दी, एग्री टू बी मेड होता है तो भी उसे सप्लाई माना जाता है। सो पहले तो सप्लाई है, एंड मैं एग्री कर रहा हूं क्या करने के लिए? सर्विस देने के लिए कि गुड्स देने के लिए? गुड्स का टाइटल ओनरशिप देने के लिए, दैट्स व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। धन्यवाद। बोलो चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन whether the following suppliers will be treated against supply of goods or supply of service as per schedule। सिमिलर क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन का टाइप समझो। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। अब ये लोग जो केसेस बना रहे हैं उनके जाएंगे, केसेस विल बी डिफरेंट, बट ईच आने से अदर केसेस जो इधर कवर नहीं करने वाला से कवर करके पूछ के नहीं। टेंपररी कौन सा? टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ फैसिलिटी यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी आईपीआर। आईपीआर के टाइम पे टेम्पररी वर्ड था कि परमानेंट वर्ड था? टेम्पररी ही था। टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर नाम में लिखा है, मैंने बोलता था राइट। बोलो इसको क्या क्लासिफाई करोगे? एक्चुअली अपने ईच वाईफाई का है डन। एनी डिपेंडेंट और प्रोसेस, बस इतना मुझे बता दो which is applied to another person's goods। ये भी क्या है? एक्सपेंसिव। इसको अपने ईच वाइफाई में अपन W बोल लेते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल लेते हैं? W, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जॉब वर्क भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? जॉब वर्क। मतलब अपने से अपना सामान लेके अगर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करा के अपने को ही देगा, देयर इज अ सर्विस। क्या ही बोलो? सर्विस। ठीक है, एक आउटसोर्स एग्जांपल दे देता हूं, सबके घर में ये चीज होती रहेगी ताकि और अच्छे समझ में आए इस एग्जांपल का मतलब। सब लोग घर में साल में एक बार वो मसाला तो बनाते रहेंगे, रेडीमेड लाने से अच्छा हर घर वाले बनाना प्रेफर करते। इसके लिए मार्केट में जाने का, वो मिर्ची खरीद के लाएगा 3 टाइप का 2 टाइप का, एक कलर वाली,
एक तीखी वाली, बराबर है। एंड घर पे ऑयल में अप्लाई करके बाद में तुम उनको लेके कहा जाते हो, हाँ, वो कांडा वाली के पास, मिर्ची कांडा वाली के पास मसाला बना के। तो मिर्ची कांडा वाले ने तेरे को क्या किया, मसाला बेचा, उसको ऐसे नहीं बोलेगा ना, नहीं, उसने क्या किया, सर्विस दी। हमने जो मिर्ची दी उसको उसने मसाला बना के दिया, मतलब हमारे लिए उसके ऊपर उसने क्या दी प्रोसेसिंग। तो जो कर रहा है उसको बोलते हैं जॉब वर्क। क्या बोलते हैं, जॉब वर्क। एंड इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वही मसाला है रेडीमेड मिलेगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, नाम लिखा है टाइटल इन द गुड्स, क्या ये एसओजी, क्या ये एसओजी। The goods supplied on a higher purchase basis. Goods supply क्या बोलते हैं, higher purchase basis will be treated as a supply of service. Examine the validity of this. अब higher purchase basis पहला तुमको बता देता हूँ, एक चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यस क्वेश्चन नंबर 9। मैं पूछता था तुमसे कि मालूम है तुमको क्या होता है हायर परचेज। तभी तो बीकॉम लाइफ में ये चैप्टर गया अकाउंट्स के अंदर। हायर परचेज की अकाउंटिंग तुम सीख चुके हो ऑलरेडी, बट व्हाट डू मीन बाय हायर परचेज। थोड़ा इसका बैकग्राउंड देने के बाद, बैकग्राउंड में दे दूंगा ये मान के तुमको नहीं मालूम, लेकिन सब स्टोरी समझाने के बाद यह हो तो सब इस क्वेश्चन में बनाने की सोचिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं तुमको, ट्रांजैक्शन जो भी हम किया करते हैं, एक बिजनेसमैन जो भी ट्रांजैक्शन करता है, हमने ना उसका आस्पेक्ट आइदर कैश ट्रांजैक्शन बोला या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला। क्या बोला, कैश ट्रांजैक्शन या तो क्रेडिट। मतलब एक सप्लायर ने किसी रिसीवेबल को गुड्स बेचा, पैसा लिया, विच ट्रांजैक्शन इज कैश, कैश। किसी सप्लायर ने किसी रिसीवेबल को गुड्स बेचा, आज बेचा, लेकिन ये रिसीवेबल उसको कंसीडरेशन समझो 3 महीने बाद। Such transaction is called as credit transaction. Such transaction is called as credit transaction. तो ये हायर परचेज ट्रांजैक्शन, हम ना एक्चुअली हायर परचेज ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, प्रैक्टिकली तुम भी कर चुके हो, बट तुम्हें कभी मालूम नहीं किया इसको हायर परचेज बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, हायर परचेज। जैसे कि समझो किसी बाइक शोरूम में गए या डीलर के पास गए, उसको बोला बाइक दिखा, कौन सी अच्छी है, मॉडल तूने बताया, कलर वेरिएंट तूने चेक किए, सिलेक्ट किए, एंड जो गाड़ी पसंद है उसका बाद में प्राइस पूछा तो बोलता है 3.5 लाख। अब तू बोला यार है तो नहीं मेरे पास, इतना तो नहीं है, तो हम क्या करते जाके लोन करते, आउट ऑफ 350 वो शोरूम वाला तेरे को बोलेगा 50,000 का एडवांस दे दो। क्या करो, 50,000 का एडवांस, बाकी 3 लाख का तुम्हारा, खाली मेरे को डॉक्यूमेंट्स लाके दो, मैं 3 लाख का लोन का 3 लाख का क्या करके देगा, लोन। तो किसी फाइनेंसर से इसने क्या करके दिया अपने को, मुझे बता दो सारा काम डे 1 पे हुआ, डे 1 पे, मतलब जिस दिन गया गाड़ी देखने उस दिन 50,000 रुपया दिया, जिस दिन गया था गाड़ी देखने समझो उसी दिन इमीडिएटली मेरा हाइपोथेटिकल 3 लाख का लोन के पास। ये 3 लाख का लोन के लिए समझो मेरे को 2 साल के हफ्ते मिले, 2 इयर्स तक मुझे क्या पे करना है। तो मेरा सवाल तुमसे, ये गाड़ी का पोजीशन मेरे को कभी मिलेगा कि 2 साल बाद, अरे आज भी मिलेगा, गाड़ी का पोजीशन तो आज ही मिलेगा, 2 साल तक तू सिर्फ क्या करते रहेगा, ईएमआई। अगर तो टाइम टू टाइम भरा तो ठीक, नहीं भरा तो रीपोजिशन, गाड़ी जमा हो, वो एक अलग डिफरेंट सिचुएशन। मुझे एक बात बता दो, आज सिर्फ 50,000 देके बाकी का लोन करा के तुझे आज ही गाड़ी का क्या मिल गया, पोजीशन मिल गया, गाड़ी का पोजीशन तुझे आज ही मिला, आज ही तूने घर पे अपने गाड़ी लगा, तू चला भी रहा है, तू यूज भी कर रहा है, एंड टू टाइम टू टाइम हफ्ते भी। इस सभी केस में शोरूम वाले को पैसा कितना मिला, अगर मैं ऐसा तुमसे पूछूं तो तुम्हें क्या लगता है,
शोरूम वाले को डे वन पे कितना पैसा मिला? 3,50,000। कितना मिला? 3,50,000 हमने एडवांस दिया था। 3 लाख का उसने फाइनेंस से लोन करा के लिया, मतलब फाइनेंसर ने इसको 3 लाख दे दिया। और अभी एज ए कस्टमर अभी जो ईएमआई बदले किसके पास बदले? फाइनेंसर के पास। समझ गया ना? दिस इज हाउ दिस ट्रांजैक्शन इश्यू बोलते हैं हायर परचेज। क्या बोलते हैं? हायर परचेज ट्रांजैक्शन। बहुत सारे ऐड हम जो लोन पे फोन स्टोर वाला फोन बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है विदाउट ईएमआई के, विदाउट इंटरेस्ट पे। आज के लिए मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए विदाउट इंटरेस्ट वाला भी लोन फैसिलिटी है। वो चाहते हैं कि बस अपना घर बिके, उनको इमीडिएट पैसा मिल जाता है, हम हफ्ते भरते बैठे। इस ट्रांजैक्शन को मैं कहना चाहता हूं कि हायर परचेज, जहां पे एक है हायर और एक है हायर वेंडर। हायर वेंडर मतलब सिंपल टर्म बोलो सेलर, और हम कह रहे हैं हायर मतलब कौन बोलो? बायर, कुछ करना। इस पूरे केस में हुआ क्या है? मुझे गुड्स का पोजीशन आज ही मिला। अरे बोलो आप, गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर होगी, किसी और की थोड़ी होगी। मतलब गाड़ी की ओनरशिप यानी गाड़ी का टाइटल भी क्लियर है, बोलो किसके नाम पे? हमारे नाम पे, अपने खुद के। ये सारा काम मैं बोलता हूँ समझो डे वन में ही हो गया। तो बस तू उसके बाद इस वेंडर को क्या करना है? पेमेंट्स किए जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पेमेंट्स। ये जो तू ईएमआई भर रहा है थोड़ा अच्छे से सोचेगा। उस शोरूम वाले ने डीलर में जो तेरे को गाड़ी दी ना, मतलब उसका पोजीशन दिया, उसका ओनरशिप टाइटल तेरे नाम पे करा के दिया, दिस इज एसओजी। सोचो अच्छे से, क्योंकि हम एसओजी बोलने के लिए क्या करते हैं? टाइटल में ओनरशिप नहीं। और ये जो तेरा कोई फाइनेंस है जो तेरे को क्या करके दे रहा है? ईएमआई सेट करके दे रहा है, यू आर पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड एज एसओएस। तो मेरे को लोन करा के दिया, मतलब मेरे को सर्विस क्या दी? आगे मेरे से इंटरेस्ट एडिशनल चार्ज, दैट इज ट्रांजैक्शन ही बनी। एक बात बता, 3 लाख का लोन दिया, मैं तुरंत 3 लाख को रीपेमेंट किया। अब बोलो तुम मेरे को 3 लाख का लोन दिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुमको 3 लाख रुपया रीपे। Is it something? Is it something? Is it goods or service? ये ना ही goods है ना ही service। goods तो नहीं कि तुम tangible item और item बन सकते हो। पैसा दिया, पैसा वापस किया। 3 लाख लिया, 3 लाख वापस किया। क्या यहाँ पे मैंने कोई एडिशनल कंसिडरेशन पूरी वजह से चार्ज किया? इट इज नॉट अ सर्विस। सर्विस क्या है? ट्रांजैक्शन इनवॉल्व एडिशनल और सेपरेट कंसिडरेशन। बट ये 3 लाख के अगेंस्ट में मैंने 3.5 लाख रुपए कमाया। ये बात को समझो, 50 रुपए ज्यादा, और वो ज्यादा कमाई जो उसकी इंटरेस्ट है वही उसका क्या है? सर्विस चार्ज बोल के जीएसटी एप्लीकेबल हो जाए। सो ये होती है हायर परचेज। तो अभी इनका क्या क्वेश्चन क्या है? हायर परचेज ट्रांजैक्शन में बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस माने हायर परचेज बेसिस पे जो तुम्हें गुड्स मिले उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने कि क्या है? एग्जाम में बता दो मुझे, हायर परचेज पे तुम्हें कोई ऐसी कोई गुड्स खरीदा, इसको क्या बोलोगे? एसओएस या एसओजी? इट इज एसओजी। किला गुड्स है, तेरे नाम पे हुआ है, टाइटल ओनरशिप भी मिली है, ये यहाँ कोई एसओएस भरने का पॉइंट नहीं था। इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे? वो सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्सप्लेन कैसे? क्या बोलेगी तुम? टाइटल या ओनरशिप इसका मतलब सप्लाई को हम क्लासिफाई करते हैं एज सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड बोलते आओगे यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स होना है। एक और लाइन ऐड ऑन कर सकते हो, हायर परचेज बेसिस पे हमने गुड्स खरीदा है, तो गुड्स का पोजीशन लेवल पे मिला है, बोलो यदि ओनरशिप भी मिल चुकी है, सिर्फ पेमेंट का क्या करने वाले हो? डिफर्ड पेमेंट। मतलब पेमेंट क्या करना है? तुम थोड़ा थोड़ा दो। सो पेमेंट तुम थोड़ा थोड़ा दोगे, इससे थोड़ी ना सर्विस बन जाएगी। सो क्रेडिट सेल याद करो तुम। क्रेडिट सेल में भी क्या कर लेते हैं? किसी से गुड्स खरीदते उसको 3 महीने बाद पैसा दे देते हैं, तो तुम पैसा ले रहे हो, इसमें सर्विस बनता है क्या? नहीं ना। डिफर्ड कंसीडरेशन से कोई भी सर्विस बनती नहीं है। गुड्स एज अ टाइटल मेरे को मिला कि गुड्स का मेरे को राइट टू यूज मिला, यही मैटर करता है टू डिफाइन ट्रांजैक्शन एज एसओजी और एसओएस। सो हम लिखेंगे कि डिफर्ड कंसीडरेशन पेमेंट, क्या बोलेंगे? डिफर्ड कंसीडरेशन पेमेंट डज नॉट tantamount to supply of service। डिफर्ड कंसीडरेशन देने से वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनता नहीं है, वो स्टिल क्या कहलाएगा? बोलो सप्लाई ऑफ गुड्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली एग्जामिन करना है एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस को इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। मैं तुमको बोला भी था कि सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस को औकात रखता है कि अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ओनली इंपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन। पूरे सेक्शन 7 को अप्लाई करने बोला है, मतलब तू 7 1 ए बी सी जहां क्या पढ़ा है वो सब कुछ अप्लाई करना है। बोलो जल्दी, 7 1 बी में भी इंपोर्ट की बात है, 7 1 सी में भी इंपोर्ट की बात है। तो पढ़ के बताना मेरे को आराम आराम से। मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, सर्विस रिसीव की है फॉर हर रेसिडेंस, फॉर हर रेसिडेंस की पॉइंट हाईलाइट करके लिखा। बांद्रा में इसमें सर्विस फ्रॉम मिस्टर रसेल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया। बोलो जल्दी, रिसीव्ड की सर्विसेज कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ये कहां पे है? मुंबई में। The amount paid for the said service is 5,000 Australian dollar. Amount paid हो चुकी, consideration is paid। शांति से एक एक 1B या 1C के पैरामीटर में इसको बिठाने की कोशिश। As per 7(1)(b इनपुट हुआ क्या? सर्विसेज का हुआ क्या? विदाउट वेदर और नॉट फॉर बिजनेस ऐसा नहीं था। वेदर और नॉट फॉर बिजनेस था हमने रेसिडेंस के लिए लिया, मतलब वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, बट कंसीडरेशन में क्या सब मिल गया। सप्लाई है कि नहीं है? एज पर तो पावर समझो सेक्शंस मालूम होनी, सेक्शन क्लॉजेस के साथ मालूम होने का ये फायदा है। एग्जाम में तुम्हारा मार्क्स काट नहीं सकते, राइट टू अंडरस्टैंड। 7(1)(b कोड करके आंसर करके कि हाँ ये इंपोर्ट हुआ है, सर्विसेज का हुआ है और कंसीडरेशन के लिए हुआ है, वेदर और नॉट फॉर द बिजनेस। वो पूरी लाइन लिख दोगे एंड बोलोगे एज पर सेक्शंस एज पर वो प्रोविजन इट इज अ। इसके लिए आनी चाहिए, इसके लिए पूछ रहा था इंडिविजुअल में अपन भी क्या होता है। सेकंड श्रीनिधि कौशिक अगेन रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन। क्या बोला? रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन फॉर रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई। रेसिडेंस के लिए है, सर्विसेज की है, फ्रॉम हर ब्रदर है, लेकिन हमार ब्रदर जो अगेन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में only dependent on this Trinity. Further, this Trinity did not pay any consideration, did not pay any consideration. I can be carried out for the said service. मुझे बस बता दे जब इंपोर्ट हुआ है, सर्विसेज का हुआ है, हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, सर्विसेज का हुआ है, रेसिडेंस के लिए हुआ है, रेसिडेंस के लिए, रेसिडेंस के लिए। अच्छा ठीक है, कंसीडरेशन से बात करें। इंपोर्ट हुआ है, सर्विसेज का हुआ है, विदाउट कंसीडरेशन हुआ है। तो विदाउट कंसीडरेशन हुआ है तो 1B में डालोगे कि 1C में जाओगे? 1C में जाएंगे विदाउट कंसीडरेशन इसके लिए। तो तभी तो ऐसे लिखा था इंपोर्ट होना चाहिए, सर्विसेज का होना चाहिए, रिलेटेड पार्टीज होना चाहिए, बट अब बिजनेस के लिए होना चाहिए। सो इंपोर्ट है, सर्विसेज का है, रिलेटेड पार्टी से, लेकिन बिजनेस फेसिंग है, इसकी वजह से ये सप्लाई है कि नहीं है। This is not. Will answer change if the above is intelligent service उसने अपने बिजनेस के लिए लिया। Yes, yes, answer will be change. Question number 9. Similar question number 9. Dum Electronics has stored the following electronic items to avoid details for. ठीक है? सप्लाई है, रिसीवेंट है, माल बेचा गया है, सप्लाई हुआ है, बिचका हुआ है। चलो ठीक है, हमें क्या करना है, क्या क्या बेचा पड़ते हैं। रेफ्रिजरेटर बेचा 500 लीटर कैपेसिटी का 18% पे उसको टैक्सेबल करते हैं। स्टेबलाइजर बेचा जो 12% पे टैक्स होता है। एलईडी टेलीविजन जो 12% पे, एसी बेचा सीडीएसी जो 28% पे टैक्स होता है। अगर एलईडी बेचो तो स्टेबलाइजर पर इसी टैक्सेबल दैट 12%। सो इसे कुल मिला के 5 आइटम लमडम इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी अगवा रिटेल स्टोर को बेचे। तो करना क्या, लमडम इलेक्ट्रॉनिक्स ने इशू किया एक सिंगल indicating price of each of the above CFD इन्वेस्ट के लिए है। डिमांड का थोड़ा सा आइटम खरीदते तो एक ही बड़ा इन्वेस्ट कर के नहीं बात बढ़िया एक आइटम का ही
तो सिंगल लेते मतलब तुम बड़े खुश हुए थे सिंगल इनवॉइस, तुमको लगा था सिंगल प्राइस हो गया। सिंगल इनवॉइस मतलब सिंगल प्राइस जरूरी नहीं, वो इनवॉइस के अंदर ऐसे तो लिख सकता है, लिखा है इंडिकेटिंग प्राइसेस ऑफ ईच ऑफ द आइटम्स। आराम से बताना मेरे को, इसने 5 आइटम खरीदे, जिसने खरीदे उसके 500 आइटम की अमाउंट उसको मालूम है एंड 500 का रेट भी उसको मालूम है, ठीक है। क्या इसने सिंगल प्राइस के लिए बेचा है? नहीं। दूसरी बात, इसमें से एक प्रिंसिपल और बाकी इसके लिए ऐसा कुछ लग रहा है नहीं, they are not related at all, they are not naturally bundled, it is not a composite, neither composite nor mixed, ये mix भी नहीं है, क्यों नहीं है बोलो? सिंगल प्राइस मिक्स नहीं है, सिंगल प्राइस, इधर सिंगल प्राइस क्या बोलते थे, हर का प्लस जो मालूम हुआ है सो विच सप्लाई इज क्वेश्चन। अकबर जी के स्टोर में सिंगल चेक दिया 1,10,000 का, तो पेमेंट तो एक ही बार में करेगा ना, एक दुकान से तू 10 सामान खरीदेगा, ओके 10 सामान से 5,000 पेमेंट दिखाएगा, वो तो सिंगल ही होता है। पेमेंट सिंगल होना चाहिए, सामने कहीं नहीं पड़ा है, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि तू कहीं पे भी उतर जाएगा, बट बिल्कुल नहीं पड़ा। 4 चीजें की सिंगल पेमेंट इज नॉट सिंगल, द प्राइस कोड बाय सप्लायर हैज टू बी अ सिंगल, ऐसा पड़ता है। For all the items in the composite discounted prices, state the type of supply and the tax applicable in this type of supply बताना है, सही जा रहा है बोलो जल्दी। composite mix है कि normal? Mix normal, and if it's a normal supplier 18% पे ये होगा, 12% पे ये होगा, सब पे अपना अपना जो देते हो लग जाएगा, जीएसटी आ जाएगा, बराबर। वैल्यू दी होगी तो अमाउंट भी निकाल के बताओ। समझो व्हाट इफ दिस सप्लाई को अपन, व्हाट इफ इस सप्लाई को अपन मिक्स्ड बनाते तो, मिक्स्ड बनाते तो, अगर मिक्स होता क्वेश्चन मिक्स सप्लाई होता तो 28% से क्या करते, चार्ज करते, यानी जितने सारे गुड्स उसमें से हाईएस्ट चलो करते हैं। व्हाट इफ ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई होता एंड उसमें से रेफ्रिजरेटर एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट होता, तो ये क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अगर अदर दोनों का भी मिलके आ जाए तो तुम्हें आंसर मालूम होना चाहिए, इसके लिए बस ये खेलो हमारे पास, इसलिए फिलहाल तो ये नॉर्मल सप्लाई, नाइदर कंपोजिट नॉर मिक्स, ना ही कंपोजिट है ना ही मिक्स। अच्छा मनी क्या देगा, रजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ वैल्यू, मनी कहना रजिस्टर्ड सप्लाई ऑफ वैल्यू आज सप्लाई 20,000 पैकेजेस, व्हाट सप्लाई 20,000 पैकेजेस। पैकेजेस में क्या, अच्छा ये जो पैकेज बेचा है वो 30 रुपए का है, एक पैकेट है 30 रुपए का, ऐसे कितने पैकेट बेचे 20 रुपए। सो मखीजा गिफ्ट शॉप इन द पंजाब, कोई बात नहीं, दिल्ली से पंजाब में आ जाएगा। अगर मेरे को लेवी पूछेंगे तो आईजीएसटी बोल दूंगा, लेवी पूछेंगे तो क्या बोल दूंगा आईजीएसटी। ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ, पैकेज में क्या है, पैकेज में क्या है, जो एक पैकेज 30 का बिक रहा है उसमें क्या है, 2 चॉकलेट है, 2 फ्रूट जूस बॉटल है एंड पैकेट ऑफ टॉय बलून्स। ये पढ़ पढ़ के भी बताओ, चॉकलेट इज एन प्रिंसिपल एंड जूस बॉटल एंड टॉय बलून्स, ऐसा कुछ इट इज नॉट कंपोजिट। इसमें कोई नेचुरली बंडल नहीं, मेरी बात, इसमें से कोई शान नहीं है, प्रिंसिपल अपने। ये मिक्स बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, रुकना पड़ेगा, मिक्स और नॉर्मल को ठीक से अंडरस्टैंड करना। डिटरमाइन करें क्या ठीक से है, खत्म हो गया, अब भी अंडरस्टैंड करो। बोल जल्दी से, पैकेज बेचे किसका बेच रहे हैं ना, क्या तुझे चॉकलेट का, जूस बॉटल का, टॉय बलून का एक एक का प्राइस मालूम है, पूरा पैकेज 30 में बेच रहे हैं। यस इट इज अ मिक्स सप्लाई, यस इट इज अ एग्रीमेंट का मिक्स सप्लाई, व्हिच रेट ऑफ टैक्सेस अफेक्टेड, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेस अफेक्टेड, जो किसी का भी हो 18% पे टैक्स। इसका मतलब इतना आंसर करके आओगे, थोड़ा आ जाए 2 मार्क्स और उड़ा देंगे, क्योंकि नंबर है तुम्हारे पास, डायरेक्ट टू गिव आंसर ही नंबर है। क्या होगा जल्दी बोलो, 20,000 पैकेज में एक 30 का, तो 20,000 इंटू 30 करके क्या आंसर होगा 6 लाख, कितना है 6 लाख। इसको बोलते हैं असेसेबल वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑन व्हिच जीएसटी टू बी चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, असेसेबल वैल्यू, यानी वैल्यू ऑन व्हिच जीएसटी टू बी असेस्ड और चार्ज। तो 6 लाख में लगाना है, एंड लगाना है एट व्हाट रेट 18%, थोड़ा ठीक से असेसेबल वैल्यू बोलो कितनी आ गई अपनी
6 लाख। कितनी हो गई? 6 लाख। ऐसे ही 2000 पैकेज इनटू 30। इस ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई को हमने क्या बना दिया है? मिक्स। मिक्स सप्लाई की वजह से इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा है। बोलो एट द रेट ऑफ 18%। यस, जीएसटी कौन सा रेट हो रहा है? जीएसटी बिकॉज ऑफ पंजाब दिल्ली सिंटैक्स रेट 18%। व्हाट इज द रीजन स्टेट होता? सी और एक्सेट्रा 18 लगता है कि 9 लगता है? 6 लाख 18% मार्क जो भी आएगा वो उसका जीएसटी टोटल करोगे तो जीएसटी। यस, इट्स 1 लाख 8 इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। इतना भी निकाल के उसको दे दो बस। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने सेक्शन 7 के ऊपर के क्वेश्चन लाइन क्वेश्चन नंबर 13 and 14 that's it 13 अगर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड हरियाणा engage in providing maintenance and repair services for heavy steel machines। इसका बिजनेस बताना है। ये ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। क्या रिपेयर मेंटेन करता है? स्टील मशीन, हेवी स्टील मशीन। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, सो रिपेयर वर्क करने के लिए इसने क्या किया? गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सेंड किया इसका एक कंटेनर ट्रक equipped with the items like repair equipment, consumable tools, parts, etc. हरियाणा के वर्कशॉप से to its own repairing center, वो भी रजिस्टर, वो भी क्या है? रजिस्टर। लोकेटेड इन द अदर स्टेट्स across India। एक जगह नहीं, रिपेयरिंग सेंटर बहुत बड़ा है। When the clients material being bought and are being repaired, मैं समझा देता हूं, अगर अभी तक कोई नहीं समझिए कुछ इस तरीके से काम हो रहा है जरा समझिए। अगर तुमने रॉयल एनफील्ड ली तो वो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हो रही है उसकी फैक्ट्री से लाके लेते हो क्या? नहीं। अब तो हमारे नियर बाय लोकेशन के कहा जाते हैं शोरूम से तुमने डिलीवरी ली एंड समझो 2 महीने बाद तो उसका फर्स्ट मेंटेनेंस कराना तो वापस शोरूम में गए। शोरूम वाले बोलेंगे यहाँ क्या है? गाड़ी बेच ली, हमको पैसा, अब तेरे को मेंटेनेंस कराने का, वो फ्री वाला मेंटेनेंस, फ्री के नाम पे पैसा लेते हैं, लेबर चार्ज लेते हैं, जो भी करना होता है शोरूम में नहीं होता। मैं तो यहाँ से गाड़ी लिया तो इसको मैं यही लाया, बोलते हैं ऐसा नहीं है। हमारे सर्विस सेंटर, क्या बोलो? सर्विस सेंटर उधर जाए। मतलब शोरूम में ना आके हमें किसको अप्रोच करना पड़ता है? सर्विस। वो सिस्टम में गाड़ी का नंबर डालेंगे, उनको पता चल जाता है नहीं मेरी गाड़ी में 3 महीने 2 महीने के बाद पहली सर्विसिंग है। क्या हमें बताना होता है कि दिस इज नॉट। शोरूम वालों का काम खाली माल बेचना। नाउ इसके बाद कभी भी तुझे रॉयल एनफील्ड अपनी गाड़ी के साथ दिक्कत आती है, सो वी हैव टू गो फॉर द सर्विस। जो भी मेरे नियर बाय लोकेशन में शोरूम के आसपास के कहीं पीछे बैक साइड में होगा दिखाने के लिए। तुम एक बात को समझो, इतना सारा रॉयल एनफील्ड का सेल होने का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि बहुत सारे सर्विस सेंटर्स, कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर देख के अपन को पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सैमसंग का तूफान मार्केट, सैमसंग का तूफान से होने का कारण जितने आउटलेट है, सेल्स आउटलेट है, उतने ही ज्यादा सर्विस सेंटर्स। मतलब कुछ भी हो जाता है मोबाइल को इमीडिएटली तो उसको रिपेयर सर्विस सेंटर में ले जाकर उसको रिपेयर ठीक-ठाक करा सकता है। ये बात की मतलब अच्छी गाड़ियां है बाइक से जो तुम खरीद सकते हो, लेकिन इश्यू होगा जब वो खराब हो जाएगी, किसी मैकेनिक को तू रोड साइड लेके दिखाएगा तो मैकेनिक का वो टायर का पंचर भी नहीं निकाल सकता है। इश्यू अगर उस गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है। एंड फॉरेन की गाड़ी अगर चलाओगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, इंजन भी उसका गिर जाएगा तो भी तुम्हें वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली कौन से आइटम सेल होते हैं? वो जल्दी इसका सर्विस सेंटर है जिसका इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये क्या कहते हैं? कंपनी ने क्या किया? इनकी फैक्ट्री तो कहीं तो लोकेटेड है, बोलो जल्दी इस बैकग्राउंड के साथ। ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है, बोलो कहां रजिस्टर्ड है? हरियाणा। लेकिन इनका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना, तो इसके रिपेयरिंग सेंटर बहुत सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं, बहुत सारे रिपेयरिंग सेंटर हैं।
ठीक है, अब रिपेयरिंग सेंटर बना है तो वहां पे लोग आएंगे मशीनरी को रिपेयर कराने। जैसे अपन जा रहे हैं अपने नियर बाय सर्विस सेंटर में अपनी गाड़ी रिपेयर और मेंटेनेंस कराने, सो उस सर्विस सेंटर के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज होनी चाहिए ना। कौन सी? वो अपनी गाड़ी को सर्विस कर सकते। सो गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स लग रहे हैं, जो मटेरियल लग रहे हैं, जो मशीनरी लग रही है, जो सब कुछ लग रहा है, वो एक सर्विस सेंटर में ये कंपनी अपने हरियाणा से क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके भेज रहा है। किसी गाड़ी में भेज रहा है, लॉरी में भेज रहा है, ऐसा स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है। कंटेनर ट्रक में बोलो क्या क्या इसमें, कंटेनर ट्रक में रिपेयरिंग के इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल्स, टूल जो सारा सामान लगता है वो उसने एक ट्रक में भर के अपने वर्कशॉप से रिपेयरिंग सेंटर में भेजा। स्टोरी समझिए तो ही आगे जाके क्वेश्चन क्या पूछेंगे उसको आंसर कर सकते हो। नाउ डिस्कस द liability of the GST on the interstate movement of such trucks from the workshop of Gagan in Haryana to its own repairing centers located in the other states across the India. अभी क्या समझा है इसका, जल्दी बोलो। इसने जो रिपेयरिंग सेंटर्स पे क्या भेजा है, रिपेयरिंग सेंटर्स पे ट्रक भर के जो उसने माल भेजा है उसका हमें क्या बताना है, जल्दी बोलो। अच्छा बताना है, लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी बताना है, क्या इस इंटरस्टेट मूवमेंट पे आईजीएसटी अट्रैक्ट होगा, ये उनका सवाल। ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है, इसके मल्टीपल रिपेयरिंग सेंटर्स है और वो रिपेयरिंग सेंटर्स बहुत सारे स्टेट्स में है एंड वो रजिस्टर्ड भी है। बोलो जल्दी, उसके जो रिपेयरिंग सेंटर्स है यहाँ पे लिखा देखो, वो रजिस्टर्ड भी है। हरियाणा में बैठा कंपनी मल्टीपल स्टेट्स में रिपेयरिंग सेंटर खोल के हो चुकी है रजिस्टर्ड। किस चीज की बुआ है, किसकी नहीं पता। जीएसटी तो नो डाउट लगेगा, टैक्स लगेगा तो आईजीएसटी लगेगा, बट इन दोनों को तुम क्या कहोगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या कहोगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। शेड्यूल पेपर में क्या पढ़ा, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर होता है, बोलो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसे क्या होना चाहिए, एसओजी, एसओएस क्या है, उसको सप्लाई बनाना चाहिए। हाँ, इट इज सप्लाई इवन तो विदाउट द कंसिडरेशन, नो डाउट। हरियाणा वाला अपने रिपेयर्स इक्विपमेंट भेज रहा है अपने रिपेयरिंग सेंटर में, कई कंसिडरेशन का बात नहीं किया है, और ये ओन रिपेयरिंग सेंटर को देगा थोड़ी ना पैसा लेगा, नो कंसिडरेशन। इज इट सप्लाई? यस, इट इज अ सप्लाई एज पर योर शेड्यूल 1 पर एक सर्कुलर है। इसी चीज को इस केस को इतना डिटेल में समझाना ताकि ऐसे स्टोरी तुमको वापस मिले। तो शेड्यूल 1 अप्लाई करके तुम्हें सर्कुलर अप्लाई, पहले जानबूझ के शेड्यूल 1 से आंसर करने का, जानबूझ के शेड्यूल 1 एक्सटेंड करने, विदाउट कंसीडरेशन डिस्टिंक्ट पर्सन वेल का ट्रांसफर सप्लाई है। हाउएवर बट सर्कुलर इस चीज को इन्होंने सप्लाई नहीं कंसीडर क्या है, यहाँ पे इन्होंने रिपेयरिंग सर्विस देने के लिए अपने इक्विपमेंट भेजा। डिस्टिंक्ट पर्सन का जो पॉइंट आया था शेड्यूल 1 का, वो किस चीज को लेकर था मालूम है? ऊपर में एक डिस्टिंक्ट पर्सन का क्वेश्चन था, वहां पे लोग सर ए में ऐसा लिख के दे देते हैं, मैंने अपने हेड ऑफिस से ब्रांच में कुछ माल भेजा ताकि वो ब्रांच माल वहां से कस्टमर को बेच सके, बराबर बराबर। ऐसी वाली लैंग्वेज आती है ना, कोई वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाला। इधर भी है डिस्टिंक्ट पर्सन, मैंने जो इक्विपमेंट भेजे है, रिपेयरिंग इक्विपमेंट, टूल्स, स्पेयर पार्ट, क्या वो टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट तू सर्विस सेंटर में जाके खरीदने आया है, तू तो वहां पे सर्विस लेने आया ना, कहने क्या है सेंटर में कोई बात बता रहा है, फिर तो अपन सर्विस करने चले गए। सर्विस करने चले गए तो फिर जिस पाना पत्थर से सर्विसिंग करेगा वो पाना भी घर पे लेके आएगा नहीं ना, जिस मशीन से उसने गाड़ी को समझो धोया वो मशीन भी घर पे लेके आएगा, बिल्कुल। वो तो मेरे को क्या करके दे रहे, सर्विस करके दे रहे। वी आर अवेलिंग सर्विसेज, वी आर अवेलिंग सर्विसेज, मतलब उनके पास जो इक्विपमेंट आए हैं वो फर्दर सप्लाई होना पड़ेगा नहीं, वो रिपेयरिंग सेंटर के पास जो इक्विपमेंट आया है वो तो उसके होता है हेड ऑफिस में भेजे, हरियाणा से भेजे और उधर रखने के लिए भेजे। दे आर लाइक अ फिक्स्ड सेट्स, जो उन्हें आने वाली गाड़ियों को रिपेयर करने के लिए यूज किए जाएंगे। अगर वो भेजे हुए स्पेयर पार्ट्स, अगर वो भेजे हुए रिपेयरिंग इक्विपमेंट फर्दर सप्लाई करता है रिपेयरिंग सेंटर, तो फिर क्या कहलाता था, सप्लाई। तो फिर क्या कहलाता था, सप्लाई। बट इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस, इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस, देयर इज नो ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई। मेरे को सर्विस मिल रही है, मेरे को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहा है, और इसके लिए ट्रांजैक्शंस को हमने सप्लाई बोलना नहीं चाहिए। लिख के बताता हूं अच्छे से, ध्यान देना ठीक से। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा होगा, what I'm saying,
एक हेड ऑफिस जो मैंने बोला रजिस्टर, ठीक है, हेड ऑफिस है जो कहीं तो रजिस्टर्ड इन सम स्टेट, वही एग्जांपल हो चाहिए तो हरियाणा, एंड उसके मल्टीपल सेंटर्स, सेंटर्स बोलता हूं मल्टीपल सेंटर, सर्विस सेंटर, जो तुम्हें बोलना है, ब्रांच बोलना है, वो भी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और इन सेंटर्स को अप्रोच कर रहा है वो कौन, जल्दी अपना रिसिपिएंट या समझो इनका कस्टमर। इस केसेस में, इन केसेस में हम इन दोनों को बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलते हैं बोलो, डिस्टिंक्ट। सेंटर अगर कस्टमर को सप्लाई किया हुआ गुड्स, क्या बोला, सप्लाई किया हुआ गुड्स कस्टमर को फर्दर सप्लाई करने वाला है, कस्टमर को क्या करने वाला है, फर्दर टैक्सेबल, जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फर्दर उसको टैक्सेबल सप्लाई करेगा, कस्टमर इसको कंसीडरेशन देगा, इनके बीच में ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। तो ये सप्लाई गुड्स हमने बोला विदाउट कंसीडरेशन भी होता है तो भी ट्रीटेड एज, ये क्लियर है सबको, तो भी ये ट्रीटेड एज सप्लाई, या पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, क्लैरिटी चार्ट से। नाउ एज पर वन ऑफ द सर्कुलर नंबर बाहर करने की जरूरत होती नहीं, सर्कुलर लिखा काफी। अगर रजिस्टर्ड हेड ऑफिस हरियाणा में जो अपने अलग अलग सेंटर जो रजिस्टर्ड रिस्पेक्टिव स्टेट्स, उनको कोई सप्लाई ऑफ गुड्स, उनको कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज देता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बट वो सेंटर रिस्पेक्टिव सेंटर अपने कस्टमर को वो सेल गुड्स और सर्विसेज जो उसे कहां से मिले, अपने हेड ऑफिस, उसे वो फर्दर सप्लाई नहीं कर रहे टू द कस्टमर। बोलो सेल गुड्स और सर्विसेज नॉट फर्दर सप्लाई टू द कस्टमर। इस केस में ये जो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज है इसे हमने सप्लाई बनाना नहीं, दिस इज नॉट अ, ये एजेंट जैसी कहानी में जाते हैं, एजेंट प्रिंसिपल एजेंट में भी क्या बोलते हैं, इधर एजेंट अगर इधर बीच में बैठा एजेंट अगर आगे अपने कस्टमर को माल बेचता है, अपना खुद का बिल बना के देता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो इधर से इसको जो माल दिया उसको भी सप्लाई बोलेंगे। इस खास एग्जांपल के अंदर क्या हुआ मालूम है, इस खास एग्जांपल के अंदर हेड ऑफिस का सेंटर के पास कुछ दिया है, बट कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज दिया है उसे नॉट अ सप्लाई बोलने का कारण नहीं है, क्योंकि ये आगे टैक्सेबल सप्लाई बोलोगे, बोलो नॉट सेड गुड्स और सर्विसेज का फर्दर सप्लाई, बोलो नॉट टैक्सेबल, या इनका बिजनेस ये गुड्स एंड सर्विसेज को फर्दर सप्लाई करना नहीं है। एंड इसके वजह से यहाँ पे अपन इन रिसीव्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या नहीं बना रहे, सप्लाई नहीं बना रहे। इसको एक और एंगल से अगर समझना है अच्छे से तो ये रजिस्टर्ड हेड ऑफिस, ये अपने सेंटर रजिस्टर्ड के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है जो हमारे सेंटर्स के लिए, किसके लिए, सेंटर्स के लिए उसके बिजनेस का असेट्स बोल के वो रिटेन करेगा। बोलो अपने सेंटर में वो बिजनेस का असेट्स बोल के रिटेन, वो सेल गुड्स एंड सर्विसेज उसने बंडल सप्लाई की नहीं है, मतलब वो यूज में लेगा, क्या करेगा बोलो, यूज में से बंडल सप्लाई नहीं करेगा। ये भी एक कारण है कि हमने इसको क्या नहीं बनाया है, सप्लाई नहीं बनाया। याद रखना स्पेसिफिक एग्जांपल के सामने क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन 40 शर्मन्ना एंड सर्विस।
wish to start supplying alcoholic liquor for human consumption. बोलो ये alcoholic liquor और human consumption को ये बेचना शुरू करना चाहता है. इस स्टेटमेंट therefore it applies for license to the Tamil Nadu government for changing the liquor bodies. The state government has charged specified veto. Examine whether the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to certain license qualified. इसे सप्लाई बोल के क्वालिफाइड, इसे सप्लाई बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के सप्लाई की जीएसटी आता है. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का सप्लाई इज नॉट, ये हमने पढ़ा. तुम नो बोलो बड़े कॉन्फिडेंटली बोलो, लेकिन मुझे मालूम है तुम किस सिनारियो को बोलो, किस बेसिस पे. तुमने वर्ड सुना एएलएससी, इसलिए तुमने बोला नॉट, क्योंकि एएलएससी सेक्शन 9 में लिखा था, सेक्शन 9(1) में लिखा था, सेक्शन 9(1) में लिखा था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के सप्लाई पे सीजीएसटी एक्ट होता नहीं, एसजीएसटी भी होता नहीं, आईजीएसटी भी. पर तुमने स्टोरी नहीं समझी, स्टोरी नहीं समझी. वो कौन है जो अल्कोहलिक लिकर बेचना चाहता है? सर्वन नाइट्स, जिसने स्टेट गवर्नमेंट के अप्लाई किया. बोलो सर्वन नाइट्स कोई एंटिटी जिसने स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई किया फॉर लाइसेंस, अप्लाई किया फॉर लाइसेंस, उसे लाइसेंस ये टू सेल द लिकर. जब इसे लाइसेंस मिलेगा और ये लिकर शॉप डालेगा और बेचना शुरू करेगा, तो सवाल इज नॉट सप्लाई तुम्हारा है, बट वो क्वेश्चन नहीं पूछा है. क्वेश्चन क्या पूछा है? एंटिटी ने ये जो लाइसेंस लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो लाइसेंस फी पे की है, क्या पे की है? लाइसेंस फी, उस लाइसेंस फी के ऊपर जिस जाएगा ये पूछा. तुम समझा क्या क्वेश्चन? लिकर सेल का बिजनेस जब शुरू करेगा और जब लिकर बेचेगा तब तक, अगर बोलो तब जीएसटी आएगा क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक लिकर को ह्यूमन कंजम्पशन हमने क्या समझा है? बोलो इट इज अल्कोहलिक लिकर को ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज नॉट गुड. सेक्शन 9(1) बोलता है इसको सप्लाई बनाते हैं. क्वेश्चन में ये वाला बात नहीं पूछा. क्वेश्चन आज फॉर गवर्नमेंट को जो फी बनी, समझा? गवर्नमेंट को जो फी बनी, उस गवर्नमेंट फी के ऊपर, गवर्नमेंट फी के ऊपर, लाइसेंस फी के ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा. अल्कोहलिक लिकर को ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई नहीं मांगा जाता है. सेक्शन 9(1) के हिसाब से तुमने इसको जीएसटी के बाहर में होगा, बराबर. देखिए यहाँ पे एंटिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लिए, लाइसेंस फी पे कर लिए, तो मैं बताता हूँ लाइसेंस फीस के पेमेंट पे जीएसटी अट्रैक्ट होता है. लाइसेंस फीस के पेमेंट पे जीएसटी अट्रैक्ट होएगा. ये गवर्नमेंट ने दी सर्विस है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी को दी. यार ये बिजनेस लेना चाहता है, रजिस्ट्रेशन लेगा क्या? नहीं लेगा. यार रजिस्टर्ड एंटिटी विश टू स्टार्ट लिखा था, ये एक बिजनेस चालू करना चाहता है लिकर सेल करने का, मतलब स्टिल इज नॉट अ बिजनेस, स्टिल इज नॉट रजिस्टर्ड, और ना ही वो इन फ्यूचर रजिस्ट्रेशन लेगा क्योंकि वो बेचने वाला है अल्कोहलिक लिकर. अगर वो बेचेगा ऐसा प्रोडक्ट जो कभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होने वाला, तो कभी उसको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. तो गवर्नमेंट बेसिकली सर्विस के लिए लाइसेंसिंग का लाइसेंस ऑफर कर रहा है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है. तो मैं बोलता है कोई भी लाइसेंस फीस के पेमेंट में जीएसटी होगा, लेकिन अगेन बाय सर्कुलर आखिर के दोनों आंसर के ऊपर बोलता है कि ये लाइसेंस फीस जो अपन पे कर रहे हैं, जबकि इट इज फॉर एक्वायरिंग लाइसेंस ऑफ एएलएससी, लाइसेंस ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन के सप्लाई के लिए हम लोग
सेक्शन 9(1) के हिसाब से जीएसटी अट्रैक्ट करते नहीं है। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लाइसेंस एक्वायर करने के लिए हमने लाइसेंसिंग फीस भरी है, उस पे भी हम जीएसटी एप्लीकेबल करने वाले नहीं है। बोलता है इट इज नाइदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक ही एक्सेप्शन है, ये लाइसेंस किसका लेना है, इसके वजह से तुम बोलेंगे हमारा आंसर राइट था, तुम्हारा आंसर राइट था, बट वो तुमने इतना सब सोच के किया था कि वो मैटर ये सोच के करोगे तो उस हिसाब से आंसर तुम्हारा सही। अगर सिर्फ इतना लिखोगे अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजम्पशन सेक्शन 9(1) में लिखा है इट इज नॉट अ सप्लाई, तो ऐसा नहीं, वो तो सप्लाई तुमने बताया। ये लोग ने लिकर के लिकर शॉप का लाइसेंस के तो लाइसेंस भी देगा, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रखा नहीं है। थोड़ा सा तुमको जनरल नॉलेज इस चीज का होगा, लिकर का लाइसेंस जब देना है, सुना लेना किसी से, करोड़ रुपए डालना पड़ता है, करोड़ रुपए डालना पड़ता है, तो भी एश्योरेंस नहीं होता है कि लाइसेंस मिलेगा। बाकी अदर बिजनेस चालू करने जैसा नहीं है, 7, 8, 10, 15, 20 करोड़ डालो तब जाके लाइसेंस आएगा। एक बात आ गया, जितना डाला उतना रिकवर होगा कंफर्म। तो 2 साल में 1 साल के अंदर पूरा रिकवर कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वो मिलना चाहिए इतना खर्चा करने के बावजूद, ये चीज। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिटिशियन सपोर्ट ये सबसे ये पॉसिबल होता है, लाइसेंस मिलते हैं सबको, नहीं सब नहीं मिला। तो मुझे एक बात बताओ, इसको अगर जीएसटी में लाएंगे तो लाइसेंस फीस तो ऑफिशियली हो जाएगी कि कुछ तो एक सर्टिफाइड फीस इतनी है जिसके ऊपर जीएसटी लो। अभी अनऑफिशियली ठीक है 7-7, 8-8 करोड़ रुपए देके लाइसेंस निकला, उनको क्या करना, ये लीगल फीस है गवर्नमेंट, हाँ इसमें कुछ कंपोनेंट गवर्नमेंट फीस का देगा, ये बहुत कॉस्ट है। मतलब बीच में वो हर एक साइन करने वाले को लाइसेंस मुझे देने के लिए बीच में 20 जन बैठे हैं साइनिंग अथॉरिटी, जो अप्रूव करेंगे ऊपर जाएगा, अप्रूव करेंगे ऊपर जाएगा, तो सबको वैसे खिला खिला के इतना होता है। और वो लाइसेंस देते समय भी देखते हैं कि लाइसेंस किस चीज का देगा, उस हिसाब से कितना कमाएगा, और वो लेने वाला भी जानता है बस तुम मेरे को दो है, आज कितना भी लूटो, लेकिन मेरे को बाद में मेरा धंधा बैठ के अपना बिजनेस धंधा बिठाना नहीं होता है, क्योंकि कहा तुम्हें मार्केटिंग करनी है कौन से गुड्स की सर्विसेज की, ये एडवर्टाइजिंग नहीं होती है किसी ब्रांड की, लेकिन फिर भी लोगों को मालूम है कौन सी पीनी है कौन से माहौल में, समझ में आ रहा है। तो ये जब एक ही ऐसा प्रोडक्ट है मेरे को लगता है, बाकी सभी प्रोडक्ट के अपन एडवर्टाइजिंग देखते हैं, एडवर्टाइजिंग देख देख के वो मार्केटिंग कर करके अपने को समझ में आता है कि चल ये लेना अच्छा वो लेना अच्छा, इधर ना एडवर्टाइजिंग करना अलाउड है, करते तो वो सोडा वोडा बोल के करते या पानी का बोतल बोल के आजकल वो एडवर्टाइजिंग शुरू हो चुका है। मतलब ऐसा कभी होगा नहीं कि तेरे को एक लिकर शॉप डालना तेरे दुकान में कस्टमर शाम को देखो चल बाहर ऐसी भीड़ लगी होती कि बस बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। This is how तुम्हारे सेक्शन 7 and 8 along with some circulars ये सारी क्वेश्चन आंसर खत्म हो, ठीक है। अब हमने कंटेंट थोड़ा और चला तो एक्स्ट्रा क्या हुआ सेक्शन 9 में हमको आ रहा है, सेक्शन 9 हमने बनाया लेवी एंड कलेक्शन एक्टिविटी, उसमें से अपना थोड़ा सा पार्ट कर लेंगे, आज हम पैकअप कर लेंगे बराबर अपना। कल हमने सेक्शन 9 में क्या किया था मैं समझा था, अब मेरे को 9 में समझाना बाकी बोले लेवी एंड कलेक्शन में जीएसटी का हमने क्या बोला, जीएसटी चल रहा है, जीएसटी चार्ज वन इंट्रा स्टेट, जीएसटी चार्ज वन इंट्रा स्टेट, जीएसटी चार्ज इंट्रा स्टेट, कौन सा सीजीएसटी चार्ज वन इंट्रा स्टेट, ये लाइन सी के लिए लिखिए क्योंकि ये सेक्शन जो पढ़ रहे हो सारे सीजीएसटी एक्टिव सेक्शन, ये सीजीएसटी चार्ज इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब एचएसटी का तो चार्ज वन इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो आईजीएसटी चार्ज वन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये लोग बोलते हैं मैक्सिमम के अंदर सी रखेंगे 20, अंडर एसपी हो जाएगा 20, अंडर आईजीएसटी हो जाएगा 20, और यही पे लिखा है इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अल्कोहल फ्लेवर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर मैंने बोला अगर तुम कोई गुड्स बेचते हो जिस पर 18% का रेट है तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी जीएसटी लगेगा तो रेट हाफ 99% हो जाएगा। फिर 9 तो आगे बोलता है रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, हम चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन प्रोडक्ट्स को लेटर डेट पे जीएसटी चार्ज जीएसटी लगा सकती है, तो मतलब आज जीएसटी है क्या, कितने प्रोडक्ट ऐसे जिन पे आज जीएसटी नहीं है, बोलो मुझे
motors credit as well as aviation turbine fuel, aviation turbine fuel. फिर आया कंबाइंड डिस्कस को 9th लेक्चर 9th क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या तो मैंने बोला एक सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की रिसीवेंट को रिसीवेंट को कंसीडरेशन दे दिया कंसीडरेशन के साथ उसने जीएसटी दे दिया जीएसटी का पैसा सप्लाई गवर्नमेंट को जमा इस चीज को अपन क्या बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज पार्सल में क्या हो रहा है बोलते हैं यहाँ पे भी सप्लायर है रिसीवेंट को माल बेच रहा है लेकिन रिसीवेंट उसको कंसीडरेशन के नाम पे सिर्फ अमाउंट ऑफ सप्लाई वैल्यू दे रहा है उसके ऊपर क्या नहीं दे रहा जीएसटी क्योंकि ये जीएसटी खुद गवर्नमेंट को जाके क्या करने वाला है तो अगर कभी रिसीवेंट ने जाके गवर्नमेंट की जीएसटी जमा किया अगर कभी रिसीवेंट जीएसटी का अप्लाई करेगा मतलब से अपन क्या बोलेंगे सो आरसीएम में हमें कोई दिमाग नहीं लगाना लिस्ट ऑफ गुड्स एंड लिस्ट ऑफ सर्विसेज की लिस्ट ऑफ गुड्स में हमने कुछ इतने याद कर लिए थे लॉटरी सी कैशू नट सिल्कियन रॉ वाटर बोलो कैशू नट सिल्कियन और रॉ वाटर फिर एंड फॉर मनी बोल के हमने बोला टोबैको एंड इट्स सब्स्टिट्यूशन एंड इसके अलावा मैंने बोला कचरा बोलेगा तो सीज कॉन्फिस्केटेड आइटम्स स्क्रैप ये सब कुछ इनमें भी एक्शन का फिर हमने लिस्ट पढ़ी थी किसकी बोलो आरसीएम की सर्विसेज एक सर्विसेज कल हमने आरसीएम की सर्विसेज डिटेल में समझी है तो पीडीएफ भी भेजा था मैंने बोलो आरसीएम की सर्विसेज अगर लिस्ट याद आती है तो हमने बोला था एजेंट कितने एजेंट हाँ 6 बोले कौन सा एजेंट बैंक का रिकवरी एजेंट इंश्योरेंस का एजेंट तुम्हारे जीटीएमएच स्पेशल फंड जीटीएच चाहे तो ये ऑप्शन टू पे टैक्स एक्शन अभी क्या समझ लो जब क्वेश्चन शुरू हो जाएगा ना क्वेश्चन जब ऐसा स्टोरी देगा तेरे को तो बेटर क्लियरिटी आ जाएगा क्यों कहना क्या है उसमें कंटेंट जमा करते चल कि बाबा एजेंट एक्शन एप्लीकेबल लेकिन जीटीएमएच एक्शन पूछता वो क्या है क्या नहीं है वो तुम्हें क्वेश्चन आंसर सही समझे अभी क्लियर आगे बढ़ना कंटेंट मालूम होना चाहिए एक आया डीएससी डायरेक्ट सेविंग एजेंट जो मोस्टली आएगा एनबीएफसी के साथ अपने को अटैच है एजेंट हम उनको बिजनेस देते हैं शॉर्ट हम उसको कस्टमर देते हैं लोन के कस्टमर तो हमें उसके बदले में कुछ टैक्स मिल रहा है वो कमीशन भी बोलता है क्या बेसिस पे टैक्स होगा आज ही है फिर ये एक्चुअली एजेंट नंबर लिखे नहीं है लेकिन हमने बोल दिया बोलो बिजनेस के फैसिलिटेटर्स और बिजनेस के करेस्पोंडेंट्स बिजनेस के फैसिलिटेटर बिजनेस के करेस्पोंडेंट्स ये जिस बिजनेस एंटिटी को फैसिलिटेट्स कर रहे हैं करेस्पोंडेंट्स हेल्प कर रहे हैं बोलो उन सभी एजेंट्स को भी आज से और क्या हो जाएगा मतलब बोले अपने से टैक्स भरना नहीं है और रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करते हैं एजेंट के बाद हमने बोला एक्टर के साथ बोला आर्टिस्ट बोले कोऑर्डिनेटर सिंगर वगैरह ये सबको जीएसटी पे करना होता नहीं आज से मतलब होता है इनके रिस्पेक्टिव फिल्म मेकिंग कंपनी म्यूजिक कंपनी इनका जीएसटी का कंप्लायंस करेगी देन एक्टर इसके बाद डायरेक्टर कौन सा वाला इंडिपेंडेंट हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द डेफिनेशन इंडिपेंडेंट बोलने का इंडिकेशन क्या है जो कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है अगर एम्प्लॉई होता तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो नॉन सर्विस कौन हो जाता ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नाम नहीं एक डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट है और वो अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है फॉर इट्स वैल्यू एडेड सर्विसेज तो उसकी कंपनी उसको फीस भी पे करेगी और उसके फीस के ऊपर का जीएसटी भी गवर्नमेंट को जमा करेगी मतलब ये कंपनी ने टैक्स किस बेसिस पे भरा एक्टर हो गया डायरेक्टर हो गया ऑथर भी बोला था ऑथर क्या कर सकता है चाहे तो खुद एफसीएल से टैक्स बच सकता है रेगुलरली नहीं बच सकता है बट नॉर्मली मैंने बोला कि एक्शन अप्लाई यानी उसका जो पब्लिशर है बोले मतलब पब्लिशर सब डिटेल में पढ़ा है बोले इसका जो पब्लिशर हो क्या करेगा टैक्स भरेगा आरसीएम बेसिस पर टैक्स फिर एक मैंने बोला जबरदस्त पॉइंट कौन सा बोला सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में आराम से बोलना आरसीएम आपके के बोले यस आरसीएम भी जाती है मतलब ये सिक्योरिटी सर्विसेज में जिसे दे रहा हूं वो मेरा टैक्स लेकिन उसमें भी कुछ की पॉइंट्स ये सिक्योरिटी सर्विसेज वाला अगर फुल बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाला एजेंसी खुद को है बॉडी कॉर्पोरेट तो एफसीएम अप्लाइज क्या हो जाएगा बोलो एफसीएम अप्लाइज हो जाएगा अगर सिक्योरिटी सर्विसेज देने के लिए मैं अपनी सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया किसी गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बाहर तो ये सप्लाई
आरसीए बेसिस पे टैक्स, तो ये सप्लाई आरसीए बेसिस पे टैक्स होगा नहीं। ओके, ये सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में एक्सेप्शन में हमने पढ़ा। कुछ और याद आता है? यस, एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट एंड फर्म ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट एंड फर्म ऑफ एडवोकेट क्या सर्विस दे रहा है? बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, पर्सनल नहीं था उधर, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, तो वो बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर्ड है उसने क्या कर दिया, अच्छे बिजनेस पे टैक्स भरने का। फिर एक और पॉइंट आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बोला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल तेरा वो तो एग्जैम्पल हो जाता है, वो तो क्या हो जाता है एग्जैम्पल। मतलब या तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस के लिए दो, या तो कमर्शियल प्रीमाइसेस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दो, तो टैक्सेबिलिटी आएगी। और अगर आएगी टैक्सेबिलिटी तो एक्शन से आएगी कि एब्सटेंशन से, बता। जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जिसने किसी टेनेंट को प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, समझो रेसिडेंस के लिए दी है, लेकिन ये टेनेंट अगर रजिस्टर्ड, टेनेंट अगर कौन है रजिस्टर्ड, तो ये टेनेंट ने क्या करना आज के बेसिस पे टैक्स, टेनेंट रिसीवेंट हो गया ना। टेनेंट को क्या इश्यू हो रही है, रूम सर्विसेज, बदले में क्या पे करना है रेंट, ये रजिस्टर्ड है इसके लिए टैक्स। एग्जांपल देते हैं, जबकि मैं रजिस्टर्ड हूं लेकिन मैं अपने रहने के लिए भी घर ले रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना, क्योंकि ये तो ढाई लाख रजिस्टर्ड है, इसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं, तो उसको क्यों कंप्लाई करना है, तो है रजिस्टर्ड, तो अपने से क्या कर जीएसटी का पेमेंट। फिर एक गवर्नमेंट का पार्ट, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज, क्या बोला, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो इन केस अगर टैक्सेबल होती है, तो टैक्सेबल होगी तो कैसे होगी, आज के बेसिस पे। गवर्नमेंट खुद थोड़ी कंप्लाइंस, गवर्नमेंट बोलता है जो बिजनेस एंटिटी मेरे पास आया है ये सर्विसेज अवेल करने के लिए, उसने रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा, आज के बेसिस पे टैक्स पे करने का। बट इसके कुछ एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन में ही वापस यही लिखा था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, क्या लिखा था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, या गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, सर्विस में रेंटिंग सर्विसेज कवर्ड है, तो एफसीआई क्या होता है, एफसीआई। बाकी किसी ने अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है तो आरसीए होता है। गवर्नमेंट करना इसके लिए एफसीआई मामला है, क्योंकि एक्सेप्शन में लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग। दिस इज मोटा-मोटी तुम्हारे आंसर लिस्ट, क्वेश्चन के साथ ये लिस्ट और पक्की होती है, जितनी याद होगी उतनी याद। देखा दूसरा आइटम मैंने छोड़ दिया, वो पढ़ते पढ़ते नहीं। एंड आज एक डिस्कशन अपन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट सेक्शन 9 सबसेक्शन which talks about eco. Eco means not economics, it is electronic commerce operator. कौन है बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है इको। पहले सारे एग्जाम्पल सुनिए, बस बहुत सारे को तुम जानते हो, पोर्टर, क्या बोला, पोर्टर, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, ये सारे समझो इको, जिनका बिजनेस किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करता है और वो सर्विस देने का काम, इन सबको कंबाइन क्या होता है, जल्दी बोलो इको। ये तो एग्जांपल सुनो। अब हमें यहाँ पे सीखना क्या है, सेक्शन 9 का बताना क्या है। सेक्शन 9 ने एक्चुअली एक ही लाइन लिखी है, बट मैं तुमको अदर एस्पेक्ट में समझाना चाहता हूँ। जैसे तुमसे पूछता हूँ, अगर एक फ्लिपकार्ट पे तुम्हें कोई अपना प्रोडक्ट लिस्ट कराना है, इधर फ्लिपकार्ट तुम्हें कोई अपना प्रोडक्ट लिस्ट कराना है, लिस्ट कराओगे मतलब कस्टमर को फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में तुम्हारा प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा अलॉन्ग विद प्राइसेस एंड फोटोज। फिर कस्टमर को मैसेज आएगा, तो बाय ऑर्डर करेगा, पेमेंट करेगा, कुछ भी नहीं होगा, बराबर। दिस इज अपन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग में। बैकएंड में फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट बेच रहा है कि फ्लिपकार्ट के पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, कुछ पूछा फ्लिपकार्ट के खुद के अपने अरे फ्लिपकार्ट की अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट है, फैक्ट्री है, शोरूम है, नहीं है, तो फ्लिपकार्ट के पास कौन रजिस्टर्ड है, सप्लायर्स, बहुत सारे सप्लायर्स फ्लिपकार्ट के पास अपने आप को रजिस्टर करवाया है। फ्लिपकार्ट के पास रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्लिपकार्ट ने उनको अलाउ किया, चलो ठीक है, मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आते हैं बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। फ्लिपकार्ट ने अपना ऐसा समझ लो एक और सेटअप डिजिटल मार्केट करा दिया,
बोलता लोग आते हैं मेरे एप्लीकेशन पे तो अपना प्रोडक्ट डालेगा तो तेरे को वहां से बिजनेस मिलेगा एंड नो डाउट उसके पीछे कुछ कमीशन है। सो लेट्स से ये फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने कोई गुड्स को लिस्ट करा रहा हूँ तो फायदा तो मेरा ही, मेरे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। इस केस में जीएसटी लॉ कुछ इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है कि पहले तो इस फ्लिपकार्ट को जीएसटी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। क्या बोला मैंने? कल हमने थोड़ा सा टर्नओवर का लिमिट वगैरह पढ़ा था, मालूम है 40 लाख 20 लाख 10 लाख वो सब कुछ नहीं लगाने का फ्लिपकार्ट इको के लिए। किसके लिए बोलो? इको के लिए देयर इज नो लिमिट। इको को डायरेक्टली करना होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो तो है रजिस्टर्ड, चलो ठीक है। अब ये जो गुड्स मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचना चाहता हूँ ना, सरकार बोलती है, फ्लिपकार्ट बोलता है तू अगर मेरे साथ लिस्ट करना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो तूने भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है मुझे। जब तू रजिस्ट्रेशन लेगा तो ही मैं तेरे को फ्लिपकार्ट के अंदर तेरा प्रोडक्ट को लिस्ट कराने का राइट दूंगा। ये भी समझा? मैं बताता हूँ विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए तुम्हारा फ्लिपकार्ट का अंदर वेंडर बुकिंग हुई नहीं। अब तुमने एज अ वेंडर बुकिंग करने के लिए अपना क्या करिएगा? रजिस्ट्रेशन। मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट ने ऐसी कंडीशन क्यों रखी है कि यू टेक रजिस्ट्रेशन देन ओनली यू विल बी रजिस्टर्ड, क्यों रखी है बता दो। तो जो भी माल सप्लाई होता है, जिस भी सप्लाई का होता है, जीएसटी अट्रैक्ट होता है इस सप्लायर पे। किस पे बोलो? सप्लायर पे। इस सप्लायर ने जीएसटी लगाने का, इस सप्लायर ने जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना। मतलब सारा जीएसटी का कंप्लायंस करने वाला कौन है? बोलो सारा जीएसटी का कंप्लायंस करने वाला कौन है? खुद सब। सो फ्लिपकार्ट क्या करना है? फ्लिपकार्ट खाली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दे देगा। फ्लिपकार्ट इज नॉट बाउंड टू पे द जीएसटी। तू अपनी जिम्मेदारी पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन कर बोला फ्लिपकार्ट, तू जितना माल बेचेगा, जितना पैसा कमाएगा, जीएसटी चार्ज करके बेचेगा और कलेक्ट क्या जीएसटी तू ही करेगा। और इसके लिए तेरे पास क्या होना चाहिए? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। मतलब फ्लिपकार्ट ने अपने सर पे जिम्मेदारी उठाई कि जीएसटी कंप्लायंस करने की नहीं। एक कस्टमर आता फ्लिपकार्ट के पास, माल बेचता ये है तो ये डायरेक्टली बंदा कंप्लाई करेगा तो कितना फ्लिपकार्ट करेगा? नहीं। ये कहानी समझी क्या? तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि अगर एक इको के थ्रू, जस्ट लाइक एंड बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे एग्जांपल आंसर बोलो किसके थ्रू? फ्लिपकार्ट के थ्रू। और जो भी एग्जांपल तुम जानते हो लिख लेना, लेकिन गुड्स वाले लिखना। फ्लिपकार्ट में कोई सर्विस मिलती है क्या? नहीं। फ्लिपकार्ट पे खाली क्या मिलते हैं? गुड्स मिलते हैं। तो मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें गुड्स वाला इको है। कौन सा वाला इको है? गुड्स वाला। सो अगर एक इको है, जैसे कि बोला एग्जांपल में फ्लिपकार्ट एंड इन सप्लायर registered himself with such Flipkart with such an eco। और ये सप्लायर ऑफ व्हाट? गुड्स है। बोलो सप्लायर ऑफ क्या है? गुड्स। तो ये जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, सप्लायर ऑफ गुड्स है, इसी में जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन लेना है। ये जो सप्लायर ऑफ गुड्स है, इसी में जीएसटी का कंप्लायंस करना है। कस्टमर से जीएसटी सप्लायर ऑफ गुड्स चार्ज करेगा। यहाँ पे फ्लिपकार्ट एग्जांपल में अपना बोलो फ्लिपकार्ट जीएसटी का कंप्लायंस नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? जीएसटी का कोई भी किस्म का कंप्लायंस करने वाला नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट जीएसटी का तो रजिस्ट्रेशन लेगा। क्यों लेगा? मैंने बोला फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना तो कंपलसरी है, मैंडेटरी। आगे और क्या हो सकता है? फ्लिपकार्ट is an example of goods, so there is one more example can be of service। बोलो इसका सर्विस। सो एक ऐसा इको जिससे अपन सर्विसेज अवेल करते हैं, एक ऐसा इको जिससे अपन सर्विसेज अवेल करते हैं। ऐसा कोई अमेज़न प्राइम। परफेक्ट। अमेज़न प्राइम से दे आर गिविंग सर्विसेज। ओनली अमेज़न गुड्स खरीद रहे। फ्लिपकार्ट जैसा ही फ्लिपकार्ट का कॉम्पिटिटर। अमेज़न बहुत बड़ी एंटिटी है, फ्लिपकार्ट बाद में बनी है, लेकिन अमेज़न प्राइम मेंबरशिप लेके वो तुम कुछ सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो अमेज़न प्राइम बेसिकली एक एग्जांपल लिया हमने जो सर्विस प्रोवाइड। बोलो क्या है? सर्विसेज अवेल करके बहुत सारे अमेज़न प्राइम से मिलने वाली सर्विसेज कौन दे रहा है? एक सर्विस प्रोवाइडर जिसके साथ आगे जैसे फ्लिपकार्ट के पास अटैच है, वैसे अमेज़न प्राइम के साथ भी कौन देंगे? कुछ सर्विस प्रोवाइडर।
सो मैंने बोला यहाँ पे फिर से एक बार, यहाँ पे कोई सप्लायर ऑफ कौन है, सर्विसेज। इस सप्लायर ऑफ सर्विसेज में वापस बोलता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने का। सप्लायर ऑफ सर्विसेज नहीं जीएसटी का कंप्लायंस करने का। यहाँ पे तुम्हारा इको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, लेकिन तुम्हारे भी यहाँ पे जीएसटी का कंप्लायंस करने वाला नहीं। ये आज हमारा करेगा जीएसटी का कंप्लायंस, इको करेगा नहीं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इको लेगा, वो तो मैंडेटरी है। सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी का अप्लाई करेगा, हाँ। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन लेगा, ये दोनों सेम ही तो चल रहा है। इसमें लिखा हुआ और सर्विसेज के बाजू में लिखा हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं। तो नक्की 95 बताने क्या है। 95 में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पे ई को खुद रजिस्टर तो है, मैंडेटरी है, लेकिन आज इको भी जीएसटी का क्या करेगा, इको ही जीएसटी का अप्लाई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। मतलब यहाँ पे वो जो तेरा ओरिजिनल सप्लायर है ना, सप्लायर ऑफ यहाँ पे सर्विसेज कवर, कौन सा, गुड्स वाला सप्लायर यहाँ पे नहीं। सेकंड एंड थर्ड बोथ ट्रैवल्स फॉर सर्विसेज, फर्स्ट ट्रैवल्स फॉर गुड्स। गुड्स की सारी बातें ऊपर साइड में छोड़ो। सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए वापस डिस्कशन आ रहा है, बोलता हूं सप्लायर ऑफ सर्विसेज को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जीएसटी का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। उसके बिहाफ पे बोलो जल्दी, कौन कंप्लायंस करेगा, इको। कौन रजिस्ट्रेशन लेगा, इको। तो सर्विसेज पे तो तुम इधर माल करा रहे, एक बार बोलते हो कि इको कुछ नहीं करेगा, एक बार बोलते हो सब कुछ इको करेगा। सो इन्होंने कुछ सर्विसेज नोटिफाइड किए, क्या किए बोलो, नोटिफाइड। वो नोटिफाइड सर्विसेज अगर इको देता है तो नोटिफाइड सर्विसेज के केस में इको क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, इको कंप्लायंस करेगा। मतलब ये सारी कौन सी सर्विसेज है, अदर दैन नोटिफाइड सर्विसेज। क्या बोला, अदर दैन नोटिफाइड सर्विसेज। मतलब यहाँ नोटिफाइड की भी 4 सर्विसेज छोड़ दूं, बीच में बताई भी 4 सर्विसेज अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सारी सर्विसेज के केस में ऑल अदर सर्विसेज के केस में क्या होने वाला है, बोलो जल्दी, क्या होने वाला है, वो सर्विसेज प्रोवाइडर ही क्या करेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस करेगा। लेकिन कुल मिला के सारी ऐसी सर्विसेज है जिसमें कौन कंप्लायंस करने वाला है, खुद ही को सप्लायर को बेफिक्र रहना है, कोई जीएसटी का कंप्लायंस करना नहीं है। तो कौन सी 4 सर्विसेज है, कौन सी 4 सर्विसेज, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हारा एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ओला उबेर। ओला उबेर में सप्लायर ऑफ कौन वाले ड्राइवर्स, और एक ड्राइवर थोड़ा सोचो भी लॉजिकली जीएसटी का कंप्लायंस कर सकते नहीं है, तो तुम रजिस्ट्रेशन भी लेना जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। ओला उबेर तुम्हारे भी जो भी जीएसटी का कंप्लायंस कर देगा। ओला उबेर के बाद आता है तुम्हारा होटल अकोमोडेशन। क्या बोला, होटल अकोमोडेशन। होटल अकोमोडेशन के ठीक से समझो, तुम्हारी कोई बिल्डिंग थी जिस पर तुमने बिजनेस करना स्टार्ट किया कि चलो ये रूम, होटल रूम क्या करेंगे अपन, पर डे 2 दिन 3 दिन 5 दिन जो लोग इधर घूमने के लिए उनको रहने के लिए देंगे, कि बिजनेस करने का सोचा। और इसके लिए तूने अपने आप को रजिस्टर करवाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी को के पास, है तो बाहर से घूमने के लिए आने वाले, आने से पहले ही क्या करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं रूम की। अंडरस्टैंड हो रही है, ठीक। सो इको की वजह से इसको बिजनेस, बराबर है, वो जो इको है जिसके वजह से इसको बिजनेस मिला है, वो इको ही जीएसटी का कंप्लायंस करेगा। वो ऑटो तो बस अपना बिजनेस अच्छे से संभालता है, उसको कोई जीएसटी का कंप्लायंस करने का नहीं है। कस्टमर से पैसा लेना है, कस्टमर को बेटर सर्विस देनी है। एंड ये इको के थ्रू मिला बिजनेस, इसके लिए इको को कुछ कमीशन जाएगा, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कुछ कमीशन जाएगा। जो भी जीएसटी बनता है इस पूरे ट्रांजैक्शन पे वो कौन संभालेगा, इको संभालेगा। यहाँ पे जैसे ओला उबेर के ड्राइवर को साइड में रखा है, वैसे इस होटल चलाने वालों को भी हमने जीएसटी से बाहर रखा है। इन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बोलो जल्दी, क्यों, क्योंकि इको ही तो सब कुछ काम करता है। गवर्नमेंट का क्या बढ़िया में जीएसटी मिले, तो अगर वो इको अप्लाई करता है, इको से मिल रहा है, तो इसे रजिस्ट्रेशन लेके क्या ही मतलब है, क्योंकि उसको कोई जीएसटी का कंप्लायंस करना ही नहीं है। देख, होटल अकोमोडेशन के अलावा कुछ और एग्जांपल, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज में जाता हूं, उसके पहले हाउस कीपिंग। क्या बोला, हाउस कीपिंग सर्विस, जिसके लिए एग्जांपल अर्बन कैब,
आज अगर मेरे को एसी रिपेयर कराने का, मेरे को इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी एक इंसान की जरूरत है जो मेरे को सर्विस दे, पहले हाउस होल्ड कुछ काम करके ले ले मेरे को, तो मैं आज वो अर्बन कैब पे जाके क्या कर सकता हूँ, बुक कर सकता हूँ, अपॉइंटमेंट है ना, बंदा विद इन डे, विद इन हाफ डे, विद इन 2 to 3 hours अवेलेबल हो जाएगा। बिजनेस फिर से एक बात, ये जिसने अर्बन कैब पे अपने आप को रजिस्टर करवाया है वो तो छोटे मोटे काम कर लोग हैं, डेली बेसिस पे काम करके पैसा कमाने लोग हैं, वो जीएसटी का कंप्लायंस करेंगे नहीं। कौन करेगा उनके भी हाथ में, इनका ही इको, कौन करेगा, इको। सो अर्बन कैब पे जो ये लोग रजिस्टर्ड है, ये अर्बन कैब उनके भी हाथ में जीएसटी का कंप्लायंस करेगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो नहीं बेटा, इन सारे रजिस्टर्ड वेंडर्स को क्या करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी का कंप्लायंस करना नहीं। बहुत लॉजिकल बना है जीएसटी, इस हिसाब से बना कि भाई उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देने बोलो, उनको ही कंप्लायंस करने लगा जो कर पाएंगे अच्छे से। बोलो मुझे ओला उबर के ड्राइवर कर सकते थे क्या, नहीं। बोले ये मैकेनिक का काम करना, ये इलेक्ट्रीशियन का काम करना, ये सब लोग कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इनको बाहर रखा, बोला तुम्हें बिजनेस जिस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है वो प्लेटफॉर्म ही क्या कर देगा, वो इको ही क्या कर देगा, तुम्हारे भी अपने सारा जीएसटी का काम कर देगा, तुम्हें कोई रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं है। ये तीन ही चीजें पहले हुआ करती थी नोटिफाइड सर्विसेज के नाम पर। हाल ही में साल भर से चौथा आइटम आ चुका है, उन्होंने ऐसा लिखा है लेकिन में सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, पढ़ के चेक करा कहना, चलो कहना चाहते हैं एक्चुअली जोमेटो या स्विगी के बारे में। जोमेटो स्विगी तुमने कुछ ऑर्डर किया, वो जोमेटो स्विगी सीखो, जोमेटो एंड स्विगी इज इको, तुमने कुछ ऑर्डर किया, तुमने उसको पेमेंट किया, ऑर्डर आधे पौने घंटे में आ गई। तो जोमेटो एंड स्विगी का कहीं होटल है क्या, रेस्टोरेंट है, वहीं से बना के लाया उसने, तो क्या बिजनेस मॉडल है, कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने अपने आप को जोमेटो स्विगी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया, हमने इस ऐप को ओपन करके उसमें रेस्टोरेंट सर्च किया, या तो हमारा जो हमें चाहिए वो हमने प्रोडक्ट सर्च कर दिया, जिस रेस्टोरेंट से जल्दी मिल सकता है नियर बाय वहां से ऑर्डर, बोलो जल्दी। जोमेटो स्विगी को कुछ ना कुछ कर मिलता है क्या, जरूर नहीं। जोमेटो स्विगी के वजह से अपने रेस्टोरेंट वालों के और छोटा मोटा स्टॉप वालों का बिजनेस बढ़ चुका, ठीक है। तो जोमेटो स्विगी के केस में ये जो जोमेटो के डिलीवरी वाले आ रहे हैं, स्विगी के केस में जो डिलीवरी वाले आ रहे हैं, इन शॉर्ट उनको वही जीएसटी का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। तुम खाली पैसा कमाओ, तुम खाली डिलीवरी लेके आ जाओ, तुम रजिस्टर्ड किसके पास थे, जोमेटो स्विगी के पास था, वो जोमेटो स्विगी तुम्हारा क्या करेगा, जो भी कंसिडरेशन का कंप्लायंस जीएसटी बनता है वो खुद से करेगा। आज क्लियर, 4 सर्विसेज ऐसी है, बोलो सिर्फ 4 सर्विसेज ऐसी है जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है क्या, है, बट जीएसटी का कंप्लायंस खुद सप्लायर कर रहा है क्या, नहीं। ये काम करने वाले सप्लायर कौन है, ओला उबर के ड्राइवर है, होटल अकोमोडेशन जिसका होटल है, हाउसकीपिंग के केस में वो सारे वर्कर्स, और जोमेटो के केस में वो डिलीवरी वाले, ये एक्चुअल सप्लायर्स हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोला नहीं। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कहां करवाया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इको। ये इको को बोला तू इनका कंप्लायंस कर, तू ही रजिस्ट्रेशन लेने का, तू ही कंप्लायंस करने का, हम उनके पीछे कोई जीएसटी का बटन थोप रहे हैं नहीं। सो दिस वाज ओनली अ 95, ये वाली जो बीच वाला एरो निकाला है ना, ये ही 95, लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ोगे तो 95 में कन्वर्ट। नोटिफाइड सर्विसेज 4 है, मतलब बाकी सर्विसेज का क्या, इन 4 के अलावा बाकी कोई भी अदर सर्विसेज अगर तू इको के थ्रू देता है तो उस केस में तेरा इको कंप्लायंस करने वाला नहीं है, तू एज एन सप्लायर खुद क्या करेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का कंप्लायंस। और अगर तू गुड्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, तू गुड्स का सप्लायर है, तो कोई सवाल ही नहीं बन सके, कोई दो एरो ही नहीं। एज एन गुड्स का सप्लायर यू रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन द जीएसटी, जीएसटी में भी रजिस्टर कर, देन तू क्या कहां लिस्ट हो जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेज़न में लिस्ट हो जाएगा। तू खुद क्या करेगा, अपना जीएसटी का कंप्लायंस करेगा, सप्लायर खुद जीएसटी का पेमेंट करेगा, फ्लिपकार्ट अमेज़न तेरे भी आपके जीएसटी का कंप्लायंस करने के लिए बैठा नहीं। बोलो एकदम शॉर्ट समराइज, 95 टॉक्स अबाउट इको, स्पेसिफिक ओनली 95 का डिस्कशन क्या बोला, 95 टॉक्स अबाउट इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब 95 ये बताने आया है कि कब इको ने टैक्स का कंप्लायंस करना है, कब इको ने रजिस्ट्रेशन लेना है,
मतलब कब सप्लायर रजिस्टर अंडर इको, बोलो कौन सप्लायर ऑफ, कौन सा सप्लायर सर्विसेज, सप्लायर ऑफ कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज, बोलो सप्लायर ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, उन्होंने एक्चुअली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कोई भी जीएसटी का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भी पे सब कुछ कौन कर देगा इको कर देगा। सो 9(5) के अंदर कुछ सर्विसेज नोटिफाइड हुई, जिसमें हमने बोला कितनी सर्विसेज है, बोलो जल्दी, इन 4 काम तुम कर रहे हो तो तुम जीएसटी से फ्री हो। लेकिन इन 4 कामों के अलावा अगर तुम कोई अदर सर्विसेज दे रहे हो, ये नोटिफाइड लिस्ट ऑफ क्या है सर्विसेज की, इतना ही बात इतना ही काम है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि गुड्स का बात नहीं है, इसका मतलब हर एक किस्म का गुड्स का सप्लाई जो इको के थ्रू होगा, उस केस में बोलो वो खुद सप्लायर है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेगा, खुद जीएसटी का इको भी रजिस्ट्रेशन लेगा क्योंकि उसको तो लाइन देनी है, बस इको उसके यहाँ पे कंप्लेंट्स देगा। सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे बोलो सप्लायर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेगा, सप्लायर जीएसटी का कंप्लेंट्स लेगा, इको रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी लेता ही है, हर केस में लेता है, कंप्लेंट्स नहीं। अरे क्लियर, दिस इज अबाउट योर नेम, चार चीजें क्या थी याद रखिए, कि दूसरे एग्जाम में क्या देंगे बिल्कुल बोल दीजिए। एक था मैंने सबसे पहले लिखा होगा, अब ओला उबेर थोड़ी ना लिखोगे तुम, जब कभी तुम्हें प्रोविजन लिखने का टाइम आएगा, ओला उबेर की जगह पे ओला उबेर क्या है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, रेडियो टैक्सेस, क्या बोल सकते हैं इसको तुम, रेडियो टैक्सेस। तो मैं बोलता पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, क्या बोला जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। देन फिर सेकंड एग्जांपल होटल, वो तो एग्जांपल लेता वो ऐसे होटल अकोमोडेशन, ठीक, हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का एग्जांपल देता हूं एंड एट लास्ट मतलब अदर रेस्टोरेंट सर्विसेज, अदर दैट रेस्टोरेंट सर्विसेज। सो बेसिकली इसको मिला एग्जांपल का मतलब बोलो इसमें कवर एक्चुअली किसको करना चाहते हैं, जोमेटो किसको करना है जोमेटो, बाकी डिटेल रूप से पढ़ेंगे तो इसकी कैटेगरी आ जाएगी, क्वेश्चन करेंगे तो आपका। इसके साथ बता दूं मैं तुमको खेल में सेक्शन 9 में कोई तरीके से करना है, सेक्शन 7 मनी बंदी बंसी डन ये हुआ था, शेड्यूल 1 to 3 डन हुआ था, सेक्शन 8 हुआ था, सेक्शन 9 के 5 क्लासेस हो चुके हैं मेरे तरफ से हो चुके हैं, 4 बुक से देख लेंगे, मेन बुक से देख लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, कल हो जाएंगे। तो आज हमने 7 और 8 के ऊपर के क्वेश्चन कर लिए, कल अपन 9 1 to 3 4 5 पूरे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन। सेक्शन 9(1) बोला था सीडीएसपी की एप्लीकेबिलिटी 20%, इंट्रा स्टेट नॉट ऑन रेगुलर इनकम। 9(2) बोला था 5 प्रोडक्ट जिनका जीएसटी नहीं है कर लगा सकते हैं। 9(3) and 4 टॉक्स अबाउट आरटीसीएम का लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थोड़ा और डिस्कशन था कल ही करके आए थे अपन। एंड 9(5) is about eco, 9(5) is about eco। इसके साथ सेक्शन 9 वाला लेडी एंड कंडीशन में जीएसटी चैप्टर अपना हो जाता है। चेपा दैट्स इट फॉर टुडे। ये गूगल पे और पेटीएम भी इनको नहीं आएंगे।